वेलकम टू एसएससी। आज हम जीके की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। 2025 में आपके एसएससी एग्जाम में जो भी जीके प्रश्न पूछे गए हैं वो हम इस क्लास में करने वाले हैं। और क्लास आपकी कम्प्लीटली बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपकी रहेगी। हर सब्जेक्ट का एक प्रश्न मैंने इसमें इंक्लूड किया है। जैसे 12 क्वेश्चन हम इसमें हिस्ट्री के करेंगे, 8 प्रश्न जो है हम इसमें आपकी पॉलिटी के करेंगे, 5 ज्योग्राफी के, 5 इकोनॉमिक्स के और 5 साइंस के। बाकी जो आपके 15 क्वेश्चन है बचे हुए वो हम करेंगे स्टैटिक जी के और आपका जो करंट अफेयर्स है उस पोर्शन का। ठीक है, तो 50% आपके रहने वाले। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा मैं, आपकी शॉर्ट ही रखूँगा। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है इस पर तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे वगैरह, वरना फिर दूसरी क्लास जो है वो हम लेकर आएंगे इसके स्थान पे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के तहत विकसित हुई? द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अंडर विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? कि भैया वहाँ का जो सारा अर्थव्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता का वो कैसा था? क्या वहाँ पे मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था थी, करेंसी बेस्ड इकोनॉमी, जैसे आज की टाइम पे है बापू का चेहरा मंडा हुआ था, क्या वैसा बापू का जो चेहरा है वैसा आपका बना हुआ वहाँ था उस टाइम पे? तो ऐसा तो नहीं था। वहाँ ऐसी कोई मुद्रा तो थी नहीं। सामंती अर्थव्यवस्था, फ्यूडल इकोनॉमी, तो ऐसा भी नहीं था वहाँ पे कि भैया कोई सामंती अर्थव्यवस्था थी। वहाँ पे तो आपको पता है कि लोकतंत्र था। वहाँ तो हमें राजा तक के अवशेष नहीं मिलते हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था ये भी नहीं था आपका। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। बार्टर सिस्टम में क्या होता है वस्तु विनिमय में, कि जैसे आज आपको मान लो कि आपको जाके कुछ बिस्किट वगैरह लेने हैं तो आप जाके बोलोगे कि 10 वाला बिस्किट कितने का है जी? तो वो बोलेगा कि पागल ले गया। फिर वो आपको 10 में दे देगा, है ना। आप उसको 10 रुपये दोगे, वो आपको बिस्किट दे देगा। लेकिन अगर वही हम चले पुराने ज़माने में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे, इंडस वैली के टाइम पे, तो वहाँ क्या है, मान लो किसी को जाके बोलना है कि मुझे आपका मतलब जैसे कुछ सब्जी चाहिए, तो वो बोलेगा कि अनाज लाओ। तो वहाँ क्या है कि आप अनाज के बदले सब्जी, या आप मतलब जो भी आप आपस में जो है एक चीज़ें जो है वो ये ट्रांसफ़र कर लेते थे ना, ट्रांसफ़र कर लेते थे। जैसे कुछ अगर इन्हें मन के लेना है, कपास लेना है, तो ये आपस में सारी चीज़ें जो है आपका विनिमय कर लेते थे। आज आपको मान लो कोई सर्विस लेनी है, आप कहोगे कि मुझे भैया सर्विस लेनी है, तो आप वो आपको बोलेंगे बोलेंगे कि सर आपकी यहाँ सर्विस की जो कॉस्ट है वो 600 रुपये, 300 रुपये, 6,000 रुपये ऐसी रहेगी। तो आज आप ऐसे सर्विस लेते हैं, कोई भी सर्विस हो, आप कहीं पे भी जाएं, और उस टाइम पे जो है वो भी आपकी उसी हिसाब से आपको बोलते थे कि 5 किलो अनाज, 10 किलो अनाज, क्वालिटी के हिसाब से आपका जो है पैसा जैसे हमारे यहाँ बढ़ता है वहाँ वैसी क्वान्टिटी बढ़ती थी। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये आपकी जो है इसकी घोषणा कब हुई सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की? कि भैया किसने घोषणा करी कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता खोज ली है? तो ये घोषणा की आपकी 1924 में, 1924 में। किसने करी? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने कहा कि हमने नई चीज़ निकाली है ना, जॉन मार्शल। जॉन बनेगा डॉन। देखो हुआ क्या था कि 1921 में दयाराम साहनी जी ने आपको बताया कि हड़प्पा की खोज की, है ना, हड़प्पा जो है उसकी खोज की किसने? तो वो करी दयाराम साहनी जी ने, है ना, दयाराम साहनी जी ने, उन्होंने करी, दयाराम साहनी ने करी। ठीक। वहीं 1922 में इसके एक साल बाद क्या होता है, मोहनजोदड़ो की खोज होती है आपकी। दोनों ही आज पाकिस्तान में, ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो की होती है। और इसकी खोज कौन करते हैं? तो वो करते हैं आपके राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये करते हैं राखलदास बनर्जी। अब होता क्या है कि बात आती है, भैया खोज तो इन्होंने करी, है ना, खोज तो इन्होंने करी, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी ने। बट होता क्या है कि उस टाइम पे आपका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका जो हेड था वो था आपका जॉन मार्शल। तो इन्होंने कहा कि हमने खोजा है, तो इन जॉन मार्शल ने कहा कि नहीं, घोषणा तो मैं ही करूँगा, है ना, जॉन बनेगा डॉन। वो कहता है ना कि जॉन बनेगा डॉन, तो जॉन डॉन बन गया। जॉन ने कहा कि भैया हमने सिंधु घाटी सभ्यता खोजी है। ठीक है, तो 1924 में जॉन मार्शल ने यह घोषणा करी सिंधु घाटी सभ्यता की। ध्यान रखना ये आपकी अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखना, अर्बन सिविलाइजेशन थी ये आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है। बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम पूरा क्लियर करते करते चले जाएंगे। ठीक है, बाकी मोहनजोदड़ो से हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती है यहाँ से। एक आपको पता है कि यहाँ से डांसिंग गर्ल मिली है, कांस्य की, ब्रॉन्ज की, है ना, ब्रॉन्ज की जो है आपकी नर्तकी की एक मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज की जो है नर्तकी, डांसर जो है उसकी, है ना। जैसे आज आप देखते हैं कि हाय गर्मी वगैरह है, आज की रात आंखों से लीजिए मजा, तो वैसे जो वहाँ पे भी कोई एक नर्तकी नर्तकी थी, उसकी आपकी एक ब्रॉन्ज का आपको स्टेचू मिला है, ब्रॉन्ज का, नर्तकी का, डांसर का। वो मोहनजोदड़ो से मिला है। और आज कहाँ पे है ये? तो आज ये दिल्ली में है, आपका जो राष्ट्रीय संग्रहालय संग्रहालय है वहाँ पे है, दिल्ली में है अभी आपकी जो ब्रॉन्ज स्टेचू है गर्ल का वो। ठीक है, थोड़ी इसके बारे में और देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व, यानी कि आप देखें आज से, अगर आप आज से देखेंगे तो 2000 साल तो ये हो गए।
और 2600 वो हो गए। तो आप देखते हैं करीब आज से करीब 5000 साल है ना, 4500 साल पहले की ये बात है। उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपकी उस टाइम पे आपकी फली फूली, अलग अलग आपकी स्टेज हैं उस पर फली फूली, लेकिन इसका जो पीक हम मानते हैं कि भैया उस टाइम में इसकी चरमोत्कर्ष पे थी, कि इस टाइम ये अपने पीक पे थी। तो हमको मानते हैं, वो मानते हम 2600 BC से लेके 1900 BC तक, यानी कि 2600 ईसापुर से लेके 19 ईसापुर तक, ये जो आपका टाइम पीरियड है यहाँ पे अपने पीक पे थी। सिक्कों और कागजी मुद्रा के आविष्कार से बहुत पहले विकसित हुई, यानी कि ये आपकी कागजी मुद्रा और सिक्के जो है ये तो काफ़ी बाद में आए आपके, है ना। आपको बताया कि सिक्के वगैरह आपको बाद में देखने को मिलते हैं, कागजी मुद्रा तो और भी आपको बाद में देखने को मिलती है। आपको बताई है जब गुटेनबर्ग ने आविष्कार किया छाप, आपको बताया कि जो उसका छापे खाने का, तो उसके बाद की चीज़ें हैं ये तो। अभी आप जैसे बापू का है कि नोट जितना चले यार का नेम चले, है ना। तो ये अभी की चीज़ें हैं। उस टाइम पे आपकी जो थी वो बार्टर सिस्टम था, जो आपकी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन उसमें, इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था मुद्रा आधारित नहीं थी। सो इकोनॉमिक एक्सचेंज वाज नॉट मनी बेस्ड, तो उस टाइम आपका पैसा नहीं था, बस हम वस्तु के बदले वस्तु देते थे ना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा जैसे स्थलों से मानकीकृत बाट मिले हैं, लेकिन सिक्कों के प्रमाण नहीं मिले हैं। Archaeological sites like Harappa, Mohenjo-daro and Dholavira shows standardized weights but no evidence of coins। हमें सिक्कों के कोई एविडेंस नहीं मिले, बट हमें जो मानकीकृत बाट हैं वो मिले हैं, ध्यान रखना। द्विआधारी भार प्रणाली उन्नत आर्थिक योजना को दर्शाती है। द बाइनरी वेट सिस्टम रिफ्लेक्ट्स एडवांस इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसमें क्या कि आपका जो 2 की घात में अगर हम चलते हैं तो वैसा इसमें वेट का आपका जो मेजर किया जाता था ना, जैसे पहले 1, फिर आप 2 की जाओगे तो फिर 4 वगैरह 8 वगैरह, ऐसे जो है आपकी जो बाइनरी सिस्टम है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी धोलावीरा कहाँ पे आपका, धोलावीरा गुजरात में, ध्यान रखना गुजरात में। यहाँ से हमें जल संरक्षण के बहुत ही शानदार साक्ष्य मिले, वाटर कंजर्वेशन के, गुजरात में है धोलावीरा। खोज जो है इसकी 1967 में किसने करी थी, 67 में आपकी JP जोशी जी ने करी थी ना, JP जोशी ने करी थी इसकी खोज, ध्यान रखना आप। बाकी यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, एक आपका खेल स्टेडियम मिला है यहाँ से धोलावीरा से, और वाटर कंजर्वेशन के आपके कुछ अच्छे साक्ष्य मिले हैं। बाकी आपका जो हड़प्पा है, आपकी इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, इसका जो है हड़प्पा जो स्थल है आपका, ये जो है आपकी रावी नदी के किनारे है, रावी के किनारे, रावी पे। और वहीं हम बात करें अगर मोहनजोदड़ो की, तो ये आपकी जो सिंधु रिवर है यानी इंडस रिवर, उसके किनारे है, ध्यान रखना, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी इंडस वैली जो है आपकी, इसकी जो आप देखते हैं कि जो इसका ट्रेड था ना, व्यापार था, वो किस किस के साथ था। जैसे आज आप देखते हो कि इंडिया जो है रशिया से, आपको बताया कि कच्चा तेल वगैरह जो है वो इंडिया खरीदता है, अपने जो वेपन वगैरह वो खरीदता है। ठीक उसी प्रकार जो आपके इंडस वैली वाले थे, उनका जो आपका हमें देखने को मिलता है व्यापार सिंधु घाटी वालों का, वो मेसोपोटामिया से हमें इनका व्यापार देखने को मिलता है, मेसोपोटामिया से। ठीक है, तो मेसोपोटामिया से हमारा ट्रेड था, इंडस वैली वालों का मेसोपोटामिया से व्यापार था। ठीक है, ट्रेड था। और मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, उनमें हड़प्पा के लिए जो आपका शब्द देखने को मिलता है वो मिलता है मेलुहा, यानी कि नाविकों का देश। ठीक है, मेलुहा नाविकों का देश, ये आपको वहाँ पे नाम देखने को मिलता है, नाविकों का देश हड़प्पा के लिए। कि भैया हमारे वाले जो हैं वो आपके जब व्यापार करने जाते थे तो आपके नदी के किनारे नाव से जाते थे ना, तो वो कहते थे कि आलिए रे आलिए बेटा, अब की बार तो आर्या पार ही कर देंगे। तो हमारे नाव में बैठ के जाते थे, तो इसको नाविकों का देश कहा है मेसोपोटामिया वालों ने। मेलुहा शब्द इसका यूज में लिया है। और भी शिलालेख में कहा है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसादों में गूंजे, यानी राजप्रसाद यानी जो आपके महल होते हैं उसमें। तो आपकी ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली है। और मानते हैं कि जो हाजा पक्षी है वो मोर के बारे में उसका आपको उल्लेख देखने को मिलता है। तो मेसोपोटामिया से ट्रेड था, और मेलुहा जो वर्ड है आपका यूज लिया गया है हड़प्पा के लिए, ध्यान रखना, हड़प्पा के लिए, यानी कि आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके लिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं उसको, आपको बताइए। तो उसके लिए आपको ये यूज में लिया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है भारतीय इतिहास में प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे कहा जाता है। विच रूलर इज कॉल्ड द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो कौन है वो, धनानंद, बिंबिसार, महापद्मानंद या चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से आपका कौन रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें, चंद्रगुप्त मौर्य में और महापद्मानंद में। कैसे कि वो सोचते हैं कि यार साम्राज्य प्रथम, तो वो तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, नहीं। प्रथम अखंड भारत आप कह सकते हो, या भारत को जो एक सूत्र में बांधा वो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने बांधा, कि भाई आपका जो पूरा एक बड़ा है उसको, पूरा इंडिया को जो है पूरा कवर कर लिया लगभग लगभग, पूरा एक सूत्र में बांधा उसको, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। यानी अखंड भारत जो है वो प्रथम बार चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो बोलते हैं महापद्मानंद को, ध्यान रखना, महापद्मानंद इसके आपके करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका ऑप्शन सी। और इनके बारे में जो है इन्हें एक तो इन्होंने एकराट की इनका उपाधि मिलती है आपको, एकराट पुराणों में, है ना। एकराट यानी जो एक छत्र शासन करते हैं, एक छत्र, कि भैया हम ही हैं जो है यहाँ पे। एक इनकी आपकी उपाधि देखने को मिलती है आपको अखिल शतरांतक, है ना। क्योंकि ये क्या है कि इनके बारे में था, देखो मैं आपको बताता हूँ, अखिल शतरांतक। और एक आपका कहीं कहीं आपको क्षत्रिय शतरांतक भी आपको देखने को मिलेगा ना, क्षत्रिय शतरांतक।
मतलब क्या है इसका, कि भैया जो आपके क्षत्रिय थे उनका विनाश करने वाला, उनका नाश करने वाला, ठीक है। उनको जो पूर्व इन्होंने मतलब आप कह सकते हो उनको तहस नहस कर दिया, वो महापद्मनंद। होता क्या है कि ये स्थापना करते हैं आपके नंदी वंश, नंद वंश की, ध्यान रखना ना, नंद वंश के संस्थापक थे ये, नंद डायनेस्टी जो थी आपकी उसके फाउंडर थे, नंद वंश के ये फाउंडर है, ध्यान रखना ना, फाउंडर, ठीक है। तो ये थे इनके जो आप कह सकते हैं कि जो पिता थे वो महानंदी आपको देखने को मिलता है। वो क्या है कि शिशुनाग वंश के शासक थे महानंदी, ठीक है। और ये जो है एक दासी के पुत्र थे, था क्या कि दासी थी, और राजा तो आपको पता है कि कैसे अश्लील प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो उनका तो अफेयर चलता ही रहता है। तो रानी के साथ आपके जो राजा जी हैं उन्होंने आपका कुछ क्रांतिकारी प्रक्रियाएं करी, और इसके फलस्वरूप आपके जो महापद्मनंद जी हैं वो आपको पता है कि पैदा हुए, ठीक है। जो होता है जैसे कि आपको पता है बायोलॉजिकली, तो महापद्मनंद जी जो है इन्हें काफ़ी अपमान सहना पड़ता था ना, इनके काफ़ी इनका मजाक उड़ाया जाता था, इनको मतलब काफ़ी आप कहते हैं ना, इनको क्रिटिसाइज किया जाता था ना, आलोचना की जाती थी कि अरे वो जो आपके क्षत्रिय राजकुमार थे वो कहते थे कि अरे तू तो दासी पुत्र है ना, तू तो दासी से पैदा हुआ है, तेरा हमारे समान स्थान कहाँ। तो महापद्मनंद ने सोचा कि बेटा एक दिन तुम्हारी ऐसी फील्डिंग सेट करूंगा ना कि तुम मेरी तुलना जो है एसएससी चेयरमैन से करोगे। तो महापद्मनंद ने इनकी ऐसी फील्डिंग सेट करी अपने बेटों के साथ मिलकर कि सभी को एक दिन में मतलब मार दिया और नंद वंश की स्थापना करी। तो महानंदी जो है वो इसके पिता हुआ करते थे, शिशुनाग वंश का अंत किया, ध्यान रखना, महापद्मानंद ने। और आपका जो है नंद वंश की स्थापना करी, जो आपका है एक बहुत ही खतरनाक आपका वंश माना जाता है, जिसका प्रभाव जो है सिकंदर की सेनाओं पर भी था, इसके कारण सिकंदर की सेनाएं आगे नहीं गई। और अखिल शतरांतक और क्षत्रिय शतरांतक की इन्हें उपाधि मिलती है कि भैया इन्होंने जो है क्षत्रियों का नाश किया, विनाश किया, ठीक है। बाकी बात करें अगर हम बिंबिसार की, तो ये आपके किसके थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे ना। एक सेकंड कहाँ से निकालो मैं इसको, बिंबिसार को यहाँ से निकालता हूँ ना। बिंबिसार, बिंबिसार का जो आपका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको 544 से लेकर 492 बीसी का ना, ये। और इंडिया में जो है लॉन्गेस्ट इन्होंने रूल किया, अगर एक इंडिविजुअल हम किंग की बात करें, एक राजा की हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो शासन करने वाला शासक था, रूलर था लॉन्ग टाइम तक, वो आपका लॉन्ग पीरियड बिंबिसार का है, सबसे ध्यान रखना ना। हर्यक वंश का संस्थापक था ये, हर्यक वंश का फाउंडर था ना, हर्यक वंश का संस्थापक संस्थापक था। इसके बाद आपको पता कि अजातशत्रु बनेगा, तो ये आपका कौन था, बिंबिसार था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम आगे देख ही लेंगे कि ये मौर्य वंश की स्थापना करते हैं नंद वंश की समाप्ति करके, है ना। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में नंद वंश के महापद्मानंद ने कई क्षत्रिय राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। महापद्मानंद ऑफ द नंदा डायनेस्टी इन द फोर्थ सेंचुरी बीसीई conquered many क्षत्रिय किंगडम्स एंड established वॉस्ट एम्पायर, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। पुराणों में उन्हें एकराट कहा गया, जिसका अर्थ है एकमात्र सार्वभौम शासक, मीनिंग द सोल रूलर, कि यहाँ जो है मेरी अकेले की चलती है, यहाँ पूरा मेरा शासन है। हाँ, तो आपके जो एंशियंट टेक्स्ट है लाइक पुराणाज, वो एकराट के रूप में उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। उनका साम्राज्य अधिकांश उत्तरी भारत में फैला था, और जो नॉर्थ इंडिया मोस्ट ऑफ वहाँ इनका एम्पायर आपको देखने को मिलता है, इसलिए उन्हें भारतीय इतिहास का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, मेकिंग हिम द फर्स्ट लार्ज स्केल एम्पायर बिल्डर इन द इंडियन हिस्ट्री। ध्यान रखना आपके जो महापद्मनंद है उन्हें। बाकी नंदों के पास जो है पैसा खूब था, धन जो है इनका कोष मतलब जो भारी भरा रहता था, इनका जो राजकोष था। बाकी जनता पे थोड़ा अत्याचार होता था, ऐसा मानने को आता है, तो लोगों में थोड़े कम लोकप्रिय थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अशोक के स्तंभ किस चट्टान से बने थे। अशोकास पिलर वर कार्व्ड फ्रॉम विच रॉक, तो आपके जो अशोक के जो स्तंभ है वो किस चट्टान से बने थे, संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या बेसाल्ट। तो आपका जो सैंडस्टोन है उससे आपके बने हुए थे अशोक के जो स्तंभ है वो। ध्यान रखना शिलालेखों के माध्यम से जनता को जो आपका संबोधित किया है ना, यानी कि जिन्होंने, जैसे आपने देखा था कि धुरंधर मूवी में जैसे रहमान डकैत बोलता है ना कि अस्सलाम वालेकुम लियारी, तो ठीक वैसे ही आपके जो अशोक है वो अभिलेखों के माध्यम से, यानी कोई पत्थर था उस पर इनके सेनापति या आपकी जो सेना है वो लिख के चले गए कि महाराज ने ये कहा है। जैसे मान लो कि आज मोदी जी आके कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्होंने जैसे वहाँ आके बोला सबके सामने, भाई और बहनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वैसे आपके जो अशोक थे वो क्या करते थे, उनके सेना वो अपने बोल देते थे भाई सेनाओं को, अपने जो सैनिक थे उनको, कि ये मेरा आदेश है। तो सैनिक जाके क्या है कि पत्थरों पे लिखा देते कि भैया देखो हमारे किंग का ये आदेश है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो वो लोग जो है वहाँ से आने जाने वाले पत्थर पे से देख लेते थे। तो अशोक के जो स्तंभ है पिलर्स है वो आपके बलुआ पत्थर जो है सैंडस्टोन उससे बने हुए थे, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं मौर्य वंश की, है ना, मौर्य डायनेस्टी की। मौर्य वंश की अगर हम बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी वो 321 बीसी में, कहीं कहीं आपको 22 भी मिलेगा, यहाँ से लेके ये आपका कहाँ तक चला था, आपका 185 बीसी तक चला था। उस टाइम आपको पता है कि पुष्यमित्र सोंग जो है वृद्धत्व की हत्या कर देगा और फिर सोंग डायनेस्टी की आपकी स्थापना करेगा। फाउंडर जो है इसके वो कौन थे, फाउंडर वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखना चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त थे।
चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इनका जो शासनकाल हम देखने को मिलता है, हमें कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है 321 बीसी से लेके 298 बीसी तक, है ना। 298 बीसी तक आपको देखने को मिलेगा, 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य का। और इनके जो गुरु थे, आपको बताया गुरु कौन थे इनके, गुरु थे उनके चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, आप जो भी बोलते हैं। आपको बताया कि अलग अलग नाम है उनके, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, आप जो भी अलग अलग नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है ना, विष्णुगुप्त। ये इनके गुरु थे जो आगे चल के इनके प्रधानमंत्री भी बनेंगे, गुरु। और साथ में इनके क्या थे, प्रधानमंत्री भी यही थे, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक क्या थी वो, अर्थशास्त्र लिखी, आपको पता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी, अर्थशास्त्र। और ये कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखना। ये आपके जो एक राज्य को कैसे चलाना होता है, एक जो किंगडम होता है वो कैसे रन करता है, उसके बारे में ये आपके यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनका आपको पता है कि 305 बीसी में युद्ध होता है, किससे, 305 बीसी में जो है इनका युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर को हराते ही, सेल्यूकस निकेटर जो है वो आपका सेनापति था, किसका, जो आपके सिकंदर था उसका। सिकंदर तो आपको पता है पहले ही मर गया। तो उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसके पास आपको जो साम्राज्य की बागडोर थी, सेल्यूकस निकेटर को हराया, है ना, 305 बीसी में। फिर सेल्यूकस ने क्या किया, सेल्यूकस ने अपनी बेटी ब्याह दी, जो इनकी पुत्री थी कार्नेलिया, उसका विवाह किया। कार्नेलिया जो है पुत्री, डॉटर, उसका विवाह किया। कार्नेलिया का विवाह हुआ चंद्रगुप्त से। और चंद्रगुप्त को क्या क्या मिला, चंद्रगुप्त को मिला काबुल, कांधार, और आपका जो हेरात वाला जो पार्ट है, काबुल और आपका जो हेरात, कांधार वाला जो आपका पार्ट है, आपको देखने को मिलता है, कांधार, ये जो है ये चंद्रगुप्त को मिले, ठीक है। और बाकी चंद्रगुप्त ने कहते हैं कि 500 हाथी भी उपहार में दिए। और चंद्रगुप्त के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बताई कि एक तो इन्होंने जो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, उसकी हत्या करके आपकी जो है मौर्य वंश की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब करी, 321 बीसी में करी। बाकी इन्होंने जो 298 बीसी में, 298 बीसी में जो आपका श्रवण बेलगोला में, जो कर्नाटक में है आपका श्रवण बेलगोला, कहते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में ये कर्नाटक, जो आपका श्रवण बेलगोला है, वहाँ अपने जो गुरु, कौन, भद्रबाहु, उनके साथ चले गए। भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, भद्रबाहु से जैन धर्म में इन्होंने दीक्षा ली, यानी कि जैन धर्म में गई है, जैन धर्म। और फिर वहाँ जाके इन्होंने श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक है वहाँ पे 298 बीसी में, यानी कि 298 ईसा पूर्व में इन्होंने संलेखना पद्धति होती है जैन धर्म में एक, उसमें क्या होता है कि भूखे रह के प्राण त्याग देते हैं, तो उस पद्धति के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए, संलेखना के माध्यम से ना, संलेखना के माध्यम से अपने प्राण त्यागे। प्राण त्यागे किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो एक महान शासक ये रहे, है ना। आप देखते हैं कि इन्होंने भारत को एक सूत्र में पूरा अपना पिरोया, है ना, एक सूत्र में पिराया। फिर दर्शन की ओर भी इनकी रुचि रही, अंतिम दिनों में ये मोक्ष के लिए भी गए। तो एक आइडियल लाइफ आप इसे बोल सकते हैं ना। बाकी अगर पूछे आपसे कि केंद्रीकृत शासन जो सबसे अधिक था आपका, वो किसका था, यानी कि आपका एक्सट्रीम सेंट्रलाइज्ड, वो तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का था, ध्यान रखना ना। मौर्य प्रशासन जो था आपका वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड था, ध्यान रखना। बाकी 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक स्तंभ बफ रंग के बलुआ पत्थरों से बनाए गए थे। अशोकास पिलर ऑफ द 3rd century BCE वर कार्व्ड फ्रॉम बफ कलर्ड सैंडस्टोन। ये पत्थर मुख्य रूप से वाराणसी के पास चुनार से निकाला गया था। द स्टोन वाज मेनली क्वाइड फ्रॉम चुनार नियर वाराणसी, तो वहाँ से आपके ये निकाले गए। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, यूपी में, है ना, यूपी में। बाकी देखो, अगर आप स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो की, है ना, 2x पे 1.5 आप कर सकते हो अगर आपको जल्दी है तो। ये स्तंभ एकाश्म थे और उन पर चमकदार मौर्य पॉलिश की गई थी। दिस पिलर वर मोनोलिथिक एंड पॉलिश्ड टू ए मिरर लाइक मौर्यन फिनिश। तो आपकी जो मौर्यकालीन पॉलिश थी वो इस पर की गई थी, चमकदार और एकाश्म थे, मोनोलिथिक थे ना, एक ही आपकी जो चट्टान है उससे निकाले गए थे। सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। द लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। आपको बताइए कि जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ये अशोका के बारे में कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से बनती हैं, ध्यान रखना। बाकी अगर बात करें अशोक के बारे में कुछ और, हम देख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, कहाँ पे बताऊँ, यहीं पे बता देता हूँ ना अशोक के बारे में। मैंने सोचा आगे जगह होगी, ठीक है, अगले क्वेश्चन में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक, अशोका, ज़्यादातर चीज़ क्या कि ज़्यादातर चीज़ें मैं लिख के लिखाता हूँ, क्योंकि दोनों भाषाओं में लिखना पड़ता है ना, इसलिए। बाकी फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यह होता क्या है कि 269 बीसी में राज्याभिषेक होता है ना, यहाँ पे राज्याभिषेक होता है। हालांकि इससे पहले भी, यानी कि 200 आपकी जो 73 ईस्वी है, यानी 273, वहाँ पे आपका जो है बिंदुसार का टाइम पीरियड एंड होता है। और फिर क्या है कि भाइयों में लड़ाई होती है राज्य को लेकर। तो अशोक जीते हैं, तो इन 4 सालों में क्या करता है अशोक, अपने भाइयों का सफाया करते हैं। फिर 269 बीसी में अशोक जो है आपके रूलर बनते हैं, और ये आपका रूल करते हैं कब तक, कब से कब तक, 232 बीसी तक, है ना, 232 ईसा पूर्व तक ये आपका शासन करते हैं। बाकी अशोक को जो है अभिलेखों में आपका क्या क्या नाम देखने को मिलता है आपको, देवानाम पिय और पियदसी, है ना, देवानाम पिय
देवा नाम प्रिय, ठीक है। ये आपको नाम देखने को मिलता है, यानी कि देवताओं को प्रिय, देवताओं को प्रिय, कि भैया गॉड जो है वो अशोक को लाइक करते हैं, देवताओं का प्रिय, यानी कि गॉड्स फेवरेट चाइल्ड आप जो बोलते हैं वो। और एक आपका पियदसी, पियदसी यानी कि दिखने में जो सुंदर है, मनोहर है ना, सुंदर दिखने में वो। अशोक के दो टाइटल आपको देखने को मिलते हैं। बाकी अशोक का जो अभिलेख आपको पता है कई जगहों से मिलता है, एक रुम्नीदेही का अभिलेख है आपका, वहाँ पे अशोक क्या है कि लुम्बिनी को जो है वो सबसे छोटा अभिलेख भी है, और लुम्बिनी को कर मुक्त कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। बाकी 250 बीसी में आपको बताया कि जो आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको भी ये मैनेज करते हैं पूरा ना, पाटलिपुत्र में। तमिल के प्रारंभिक ग्रंथ संगम साहित्य की रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई? सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स अगो? तो कितने साल पहले हुई है? तो देखो आपका जो संगम साहित्य है वो कब से कब तक माना जाता है? वो मानता है आपका 300 बीसी से लेके 300 एडी तक, यानी कि आपका 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, यानी कि 600 सालों का आपका टाइम पीरियड मानते हैं। उस टाइम पे आपके जो तीन संगम है वो हुए मेनली। तो आप देख सकते हैं कि 2000 तो ये हो गया आपके साल, है ना। 2000 कौन से आपके अभी 2000, अभी तो 2026 चल रहा है, तो 2000 साल आप ये मान लो, और आपके जो 300 साल है पहले वाले बीसी वाले वो मान लो, तो आपके 2300 साल आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 2300 यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि इतने साल पुराने हैं ये आपके। बाकी अगर बात करें तो तीन संगम हुए आपके, है ना, तीन संगम हुए मेन, तीन संगम। फर्स्ट आपका कहाँ पे हुआ? मदुरै में, मदुरै में आपका जो संगम है। और ये जो संगम है ये आपके ज़्यादातर जो है पांड्य किंग जो है उनके संरक्षण में होते थे, पांड्य राजाओं के संरक्षण में, यानी कि वो इन्हें प्रोटेक्शन देते थे, उनके अंडर होते थे, राजाओं के संरक्षण में, है ना। मदुरै में हुआ आपका फर्स्ट। कहते हैं कि इसमें देवताओं ने भाग लिया, देवताओं ने इसमें भाग लिया, देवताओं ने भाग लिया, और ऋषि जो अगस्त्य हैं उन्होंने इसमें सारा मैनेज किया, देवताओं ने भाग लिया। लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये आपका लगभग नष्ट हो चुका है, इसके बारे में कुछ भी आपका नहीं मिलता है। फिर आपका आता है सेकेंड, ये वो आपका कपाटपुरम में, कपाटपुरम में। और फिर आपका आता है थर्ड, जो वापस आपका कहाँ पे हुआ? थर्ड आपका हुआ मदुरै में। तो ये काफ़ी तरह चीज़ें जो है इनकी यहाँ से आपकी नहीं मिलती हैं, लेकिन थोड़े बहुत सोर्स आपकी मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है कहते हैं कि डूब गई पानी में, वगैरह वगैरह, ठीक है। संगम साहित्य की रचना आपकी जो है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में हुई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये आपकी जो 2300 ओल्ड हम इसे मान सकते हैं इस हिसाब से, है ना। ये मुख्य रूप से पांड्य राजाओं के संरक्षण में मदुरै में हुई, यानी कि इट फ्लोरिश्ड मेनली इन मदुरै अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द पांड्या रूलर्स। ये साहित्य अक्कम और पुरम विषयों में विभाजित है। द लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू अक्कम एंड पुरम थीम्स, यानी कि एक तो आपका प्रेम, यानी कि आपका लव, और एक आपका युद्ध यानी कि वॉर। इनमें आपका ये मेनली डिवाइड है दो चीज़ों में। होता क्या है कि आपका जो संगम साहित्य वो है क्या? आज से करीब 2300 साल पहले की बात है, यानी कि 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक आपके जो तीन संगम हुए उसमें अलग अलग आपके जो दक्षिण भारत के जो आपके साउथ इंडिया के जो कवि थे, लेखक थे, आपके जो ऑथर थे, पोइट थे, आपके बड़े साहित्यक रचनाकार थे, वो लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे और अपनी अपनी रचनाएं दिखाते थे कि देखो सर मैंने ये लिखा है, कैसी लगी। और पूरी आपकी जो रचनाएं हैं वो बैठ के फिर उनको अनुमति मिलती थी कि हाँ यार आपने काफ़ी अच्छा लिखा, ये जनता में जाना चाहिए। तो ऐसे आपके संगम हुए, वहाँ से आपका जो लिटरेचर जो है तमिल का वो निकल के आता है, ध्यान रखना। तो दो विषयों पे लिखते थे ये, प्रेम और आपका युद्ध। अक्कम पुरम, पूरा आपको पता है किले को बोलते हैं, और किला युद्ध से रिलेटेड होता है तो आप इसे याद रख सकते हो ना। बाकी अक्कम प्रेम ये दो चीज़ें हैं। एत्तुगोई और पत्तुपाटु इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। एत्तुगोई एंड पत्तुपाटु आर इट्स मेजर कलेक्शन। एक आपका जो सेकंड आपका जो संगम था कपाटपुरम वाला, वहाँ से हमें एक कृति, एक रचना देखने को मिलती है, तोलक कापियम, ध्यान रखना, तोलक कापियम, ठीक है। तोलक कापियम ये क्या है? तमिल व्याकरण की आपकी एक पुस्तक है, तमिल व्याकरण की, तमिल व्याकरण, ठीक है। आपकी जो तमिल ग्रामर है उसकी बुक है तोलक कापियम, ध्यान रखना। सेकंड आपका जो था उससे हमें देखने को मिलती है तोलक कापियम। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आपकी पुस्तकें हैं, जैसे आपका एक तो शिल्पाधिकारम हो गई, शिल्पाधिकारम ये किसने लिखी? ये आपकी लिखी इलांगो अदगिल ने, ध्यान रखना, इलांगो अदगिल ने आपकी लिखी, अदगिल ने लिखी, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट कुछ पुस्तकें यहाँ से बनती है संगम साहित्य से। किस काल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर? तो ध्यान रखना, जो भारतीय वास्तुकला का जो स्वर्ण युग है वो मानता है गुप्त काल को, ऑप्शन बी। अब देखो मौर्य आपका जो मुगल पीरियड है वो तो होने से रहा, ऑप्शन डी तो, है ना, मुगल काल तो होने से रहा। क्यों होने से रहा? क्योंकि भाई आपको तो बताया कि मुगलों ने तो उल्टा मंदिरों को तोड़ा है, बनाएंगे क्यों, ठीक है। बाकी
चोल आपका हो सकता है, इसमें आप थोड़े समझ सकते हो कि हाँ हो सकता है। बाकी मौर्य काल में भी उतने मंदिर की आपकी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि मंदिर जो है लगभग गुप्ता के टाइम पे ही आपका स्टार्ट हुआ था। तो दो ऑप्शन थे जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, गुप्ता और चोला। तो आपका गुप्ता जो इसका करेक्ट होगा, ध्यान रखना है ना। किस काल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का स्वर्णयुग कहते हैं, तो गुप्ता पीरियड को बोलते हैं, ध्यान रखना। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी, डायनेस्टी की स्थापना जो है आपकी श्रीगुप्त ने करी, श्रीगुप्त ने करी। बट अगर आपसे पूछ ले कि रियल कौन है, रियल फाउंडर यानी कि वास्तविक रियल, तो वो आपके मानते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट को, है ना। चंद्रगुप्त फर्स्ट को मानते हैं, फर्स्ट को, क्योंकि इन्होंने मजबूत किया शासन को। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने आपका विवाह किया। बाकी समुद्रगुप्त को आपको पता है कि नेपोलियन बोलते हैं भारत का, समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी खतरनाक इनका पूरा शासन था, भारत का नेपोलियन बोलते हैं। ठीक है, नेपोलियन ये किसने कहा था, इतिहासकार थे आपके वी ए स्मिथ यानी विंसेंट स्मिथ, उन्होंने कहा था ये, स्मिथ ने यह उपाधि दी थी। ठीक है, इन्हीं के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति जो है वहाँ से हमें देखने को मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति से हमें देखने को मिलता है, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी बोलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से आपको देखने को मिलेगा। जो किसने लिखी है, वो लिखी है आपकी हरिशेन ने, जो इनके दरबारी थे समुद्रगुप्त के, ध्यान रखना, हरिशेन ने। बाकी आपके कुमार गुप्त ने जो है आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय वो बनाया, है ना। कुमार गुप्त ने बनाया आपका नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना ना, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपका किसने बनाया, नालंदा, आपकी जो नालंदा है आपका विश्वविद्यालय, वो बनाया आपका कुमार गुप्त ने, ध्यान रखना ना, नालंदा। ठीक है, बाकी अगर बात करें हम गुप्त काल के मंदिरों की, तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक तो आप पहले के बारे में देख लेते हैं, गुप्त काल के बारे में। द गुप्ता पीरियड मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर इन स्टोन एंड ब्रिक, यानी कि गुप्त काल में पत्थर और ईंटों से बने रचनात्मक मंदिरों की शुरुआत हुई। यानी कि आपके जो एक सिस्टम में जो बने हुए वो इस टाइम पे 320 से लेकर 550 आपकी ईस्वी उस टाइम की बात है। गर्भगृह, शिखर और मंडप जैसी विशेषताएं मानकीकृत हुई। फीचर्स लाइक गर्भगृह, शिखर एंड मंडप बिकम स्टैंडर्डाइज, यानी कि ये आपकी फिर फिक्स हो गई कि ये बनेंगी। गर्भगृह आपको पता है कि जो भीतर का भाग होता है जहाँ मूर्ति रखी होती है, और आपकी शिखर और मंडप ये आपकी फिक्स हुई। कला और वास्तुकला की उत्कृष्टता के कारण इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ड्यू टू एक्सलेंस इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर दिस पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है इसका प्रमुख उदाहरण है, यानी कि दशावतार टेम्पल एट देवगढ़ इज ए नोटेबल एग्जाम्पल। ये कहाँ पे आपका देवगढ़ वाला दशावतार मंदिर, तो ये आपका है यूपी में, ध्यान रखना ना, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और कौन कौन से यहाँ पे, भीतरगांव मंदिर है, भीतरगांव मंदिर भी है यहाँ पे, भीतरगांव मंदिर, मंदिर। ठीक है, तो ये आपके एक तो आपका देवगढ़ वाला मंदिर, एक भीतरगांव वाला मंदिर, ये यूपी में तो फेमस है आपके। बाकी तिगवा कहाँ पे, आपका तिगवा का मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर, ये आपका कहाँ पे, तिगवा विष्णु मंदिर, ये आपका एमपी में है, ध्यान रखना, एमपी में मंदिर, ये आपका एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक है, और आपका यहाँ पे आपको सतना में भी देखने को मिलेगा, सतना वाला। तो आपके दो चार इंपॉर्टेंट आपके आपके मंदिर जो है बनते हैं यहाँ से। तालीकोटा का युद्ध किस साम्राज्य के पतन के कारण बना, द बैटल ऑफ तालीकोटा लेड टू द डिक्लाइन ऑफ विच एम्पायर, तो आपका मुगल साम्राज्य तो नहीं था इसमें, मराठा साम्राज्य भी नहीं था, विजयनगर साम्राज्य जो है इसके पतन का कारण बनाई। कब हुआ था आपका तालीकोटा का युद्ध, तो ये आपका हुआ 1565 में, ध्यान रखना, 1565 एडी में। ठीक है, 1565 एडी में आपका हुआ। इसे आप राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, राक्षस तांगड़ी युद्ध भी बोलते हैं इसे, राक्षस तांगड़ी युद्ध। ये किस किस के बीच हुआ आपका, ये जो आपका तालीकोटा का युद्ध है वो विजयनगर एम्पायर वर्सेज आपकी जो बहमनी सल्तनतें थी, वो बहमनी, बहमनी एम्पायर। ठीक है, इसमें बरार को छोड़ के सभी ने भाग लिया ना, बरार को छोड़कर आपकी जो चारों सल्तनतें थी उन्होंने भाग लिया, बरार को छोड़कर, क्योंकि बहमनी सल्तनतें भी आपको पता है कि 5 भागों में थी, 5 अलग अलग जगह, आपकी अहमदनगर, बीजापुर, गोलगंडा, गोलकुंडा, बीदर और बरार। तो बरार को छोड़ के चारों ने इसमें भाग लिया, और विजयनगर साम्राज्य जो है उसका यहाँ से पतन आपका स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना ना। और इसमें जो है विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था, तो वो राम राय ने नेतृत्व किया था, राम राय मारा गया, राम राय मारा गया इसमें। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के लिए आपका चला था विजयनगर एम्पायर, जिसमें पेनुकुंडा को राजधानी बना के फिर थोड़ा आपका शासन किया गया था, लेकिन फिर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था आपका। ठीक है, बाकी बात करें अगर विजयनगर एम्पायर की हम, इसमें विजयनगर साम्राज्य में जो आपकी 4 वंशों ने शासन किया ना, 4 डायनेस्टीज में आई, 4 वंश आए, कौन कौन से आए थे वो, उनका क्रम अक्सर पूछ लेता है कि भैया किस क्रम में वो आए। तो सबसे पहले संगम वंश, संगम, फिर आपके आए सलू, सलू वंश, फिर आपका तुलवा वंश, फिर अराविदु, तुलु, और फिर अराविदु। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 4 वंश, अराविदु, ये आपके 4 वंश आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आगे चलते इसके बारे में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की संयुक्त सल्तनतों के बीच लड़ा गया था।
यानी कि आपकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी डेक्कन सल्तनत सल्तनत की, उनके बीच में ना, दक्कन सल्तनतों में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे, यानी बरार नहीं था। अक्सर पूछ लेते हैं कि कौन सा नहीं था, तो बरार नहीं था। हु यूनाइटेड अगेंस्ट विजयनगरा, तो आप विजयनगर के अगेंस्ट यूनाइट हो गई। विजयनगर सेना ने आपको निर्णायक हार मिली, जिसमें साम्राज्य का राजनीतिक पतन शुरू हो गया, यानी कि पॉलिटिकल कोलैप्स जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया। हार के बाद राजधानी हम्पी को विजयी सेनाओं द्वारा लूटा गया और व्यापक दृष्टि से नष्ट कर दिया गया। यानी कि आफ्टर द डिफीट द कैपिटल सिटी हम्पी वाज सिस्टमेटिकली प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द विक्टोरियस आर्मी। जो आपकी दक्कन की जो सेनाएं थी, उन्होंने लूट लिया हम्पी को, जो राजधानी होती थी आपकी विजयनगर साम्राज्य की। हम्पी के अवशेषों को वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। द रून्स ऑफ हम्पी पर डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986। तो 1986 में आपकी हम्पी जो है विश्व धरोहर स्थल बनी यूनेस्को में, ध्यान रखना ना। बाकी बात करें अगर विजयनगर साम्राज्य की और कुछ, तो इसे हम उस टाइम पे जो है, आज तो हम बोलते हैं विजयनगर, है ना, विजयनगर साम्राज्य। उस टाइम पे क्या बोलते थे, उस टाइम बोलते थे कर्नाटक साम्राज्य, ध्यान रखना ना, कर्नाटक एम्पायर, कर्नाटक साम्राज्य बोलते थे, ठीक है, उस टाइम पे। जैसे हम आज बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो ये थोड़ी उस टाइम के लोग उसे यही बोलते थे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, हमें पता नहीं, हम तो बस अपने हिसाब से हमने नाम रखा है। हड़प्पा हमने अपने अपने हिसाब से रखा है, मोहनजोदड़ो हमने अपने हिसाब से रखा है, जो इतिहासकार हैं उन्होंने। ये तो है नहीं कि जो उस टाइम पे लोग थे वो मोहनजोदड़ो बोलते थे, नहीं, वो उनका नाम अलग था कुछ, है ना, हो सकता है नाम हो ही ना। तो उस टाइम की बात है, तो ठीक उस टाइम पे जो आपके लेखक थे वो कर्नाटक साम्राज्य नाम का यूज करते हैं। किस मुगल सम्राट ने पित्रादुरा टेक्निक को आपके जो है लोकप्रिय बनाया? विच मुगल एम्परर पॉपुलराइज्ड द पित्रादुरा टेक्निक? तो वो शाहजहां ने बनाया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, शाहजहां, जो आपका 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया, 1628 से 1658 तक इसने शासन किया। और मुगल वास्तुकला में पित्रादुरा जो आपकी टेक्निक है उसका व्यापक उपयोग किया। एक्सटेंसिवली यूज्ड द पित्रादुरा टेक्निक इन मुगल आर्किटेक्चर। पित्रादुरा एक इतालवी पत्थर जड़ाई तकनीक है, ध्यान रखना, इटली से आपका इसका उद्गम माना जाता है, यानी कहाँ से ये निकली, इटली से, जिसमें अर्ध कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ा जाता है। पित्रादुरा इज एन इटालियन स्टोन इनले टेक्निक वेयर सेमी प्रीशियस स्टोन्स आर एम्बेडेड इनटू मार्बल। तो ध्यान रखना, वहाँ पे आपके जो संगमरमर है उसमें जोड़ते हैं। ताजमहल जो है भारत में पित्रादुरा का सर्वश्रेष्ठ आपका और प्रसिद्ध उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है फेमस ताजमहल, जो आपका 32 से 53 के बीच बना था। इसमें जो आपका मार्बल यूज हुआ था वो कहाँ से का मार्बल था, इसमें जो मार्बल था आपका वो कहाँ का यूज हुआ था इसमें, वो मकराना राजस्थान का, ध्यान रखना, मकराना राजस्थान का था, ध्यान रखना, मकराना राजस्थान का, है ना, राजस्थान का आपका यूज हुआ था, ठीक है। शाहजहां को मुगल साम्राज्य का इंजीनियर सम्राट भी कहते हैं, इंजीनियर किंग ऑफ द मुगल एम्पायर। इत्मदुल्ला का मकबरा और दीवाने खास भी पित्तरदुर्गा का उपयोग है, यानी वो जो इत्मदुल्ला का टॉम्ब है और दीवाने खास में भी पित्तरदुर्गा का यूज हुआ है, ध्यान रखना। महाराजा रणजीत सिंह ने किस शहर को राजधानी बनाया? महाराजा रणजीत सिंह मेड विच सिटी द कैपिटल ऑफ द सिख एम्पायर? तो लाहौर को बनाया था इन्होंने, और कब बनाया था? 1799 में, 1799 में, है ना, उस टाइम पे इन्होंने बनाया था लाहौर को राजधानी। बाकी अगर आपसे पूछ ले कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, तो वो आपका अमृतसर में, ध्यान रखना, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर जो आपका वो, ठीक है, स्वर्ण मंदिर, ये आपका अमृतसर में है। और लाहौर को आपके जो रणजीत सिंह महाराज हैं उन्होंने राजधानी बनाया। महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर कब्जा किया और सिख साम्राज्य की राजधानी बनाया, जो सिख एम्पायर था उसकी कैपिटल बनाया। महाराजा रणजीत सिंह को उनकी वीरता के कारण शेर पंजाब कहा जाता है, इनकी शेर पंजाब कहते हैं, उन्हें इस नाम से भी जानते हैं, किस कारण? ब्रेवरी और लीडरशिप के कारण। सिख साम्राज्य 1799 से 1849 तक अस्तित्व में रहा, यानी कि 1799 से 1849 तक आपका ये रहा, एग्जिस्ट इसने किया सिख एम्पायर ने। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हुआ और अंग्रेजों ने इसे हड़प लिया, अंग्रेजों ने अपने अंडर ले लिया। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी इन द बैटल ऑफ प्लासी? तो वो कौन था आपका? वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, है ना, ऑप्शन सी। कब हुआ था आपका प्लासी का युद्ध? तो ये 1757 में, 23 जून 1757, है ना, 1757, 1757 उस टाइम आपका हुआ था प्लासी का युद्ध, जो आपका सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, है ना, सिराजुद्दौला उसके बीच हुआ था ये, ठीक। इसमें आपके जो है रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला जो है ये हार गया, ध्यान रखना, बंगाल का नवाब था आपका, हार गया। ये बंगाल का आपका, बंगाल को इसने लीड किया, बंगाल, ये नवाब था वहाँ का ना, नवाब, नवाब साहब तो चल दिया, कौन लेगा यहाँ की जिम्मेदारी? तो जिम्मेदारी ली फिर आपका, आपको पता है कि उस टाइम तक जाफर ने, फिर कासिम ने ली, और कासिम ने फिर अब बक्सर का युद्ध भी हुआ आगे चल के। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने आपकी जो ब्रिटिश आर्मी थी उसका नेतृत्व किया, उसे लेड किया ना, ध्यान रखना। बाकी वॉरेन हेस्टिंग जो है ये आपका बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था, ध्यान रखना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल,
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है, वो आपका था वॉरेन हेस्टिंग्स। बाकी कॉर्नवालिस आपको पता है कि उस टाइम बाद में आता है, इस्तिमरारी के टाइम पे आएगा। कॉर्नवालिस तो अभी नहीं आएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आपका इसका करेक्ट होगा, 1757 के टाइम पे, ठीक। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया रॉबर्ट क्लाइव ने, और सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। 23 जून 1757 को बंगाल में लड़ा गया। इसके बाद क्या होता है कि जब सिराजुद्दौला हार गया तो फिर ये कुछ टाइम के लिए जाफर को बनाते हैं, मीर जाफर को बंगाल का नवाब। फिर ये बनाते हैं मीर कासिम को, ठीक है। तो मीर कासिम भी बड़ा, आपको पता है कि कुटिल, है ना, चालाक बुद्धि का आदमी था। तो उसने क्या किया कि शेर तो वो खुदा ही, उसने चीता और जादू को इकट्ठा किया। तो तीन इकट्ठा हो गए, शेर, जादू और चीता। कौन कौन? 1764 की ये बात है। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। ये आपका इंपॉर्टेंट वॉर होता है, बहुत ही डिसाइडिंग वॉर होता है। इसमें क्या है कि बिहार बंगाल के जो आपके दीवानी अधिकार हैं वो किसके पास चले जाते हैं? दीवानी राजनीतिक जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाते हैं। तो बक्सर का युद्ध होता है, किस किस के बीच होता है? एक तो आपके अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजों की ओर से आपका जो नेतृत्व करता है वो करता है हेक्टर मुनरो ना, हेक्टर मुनरो वर्सेज, यहाँ आता है आपके तीनों, शेर, चीता और जादू। कौन कौन? एक तो हो गया मीर कासिम, जो आपका बंगाल का, है ना, मीर कासिम। फिर आपका आता है अवध का शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला जो का आपका अवध का नवाब था, है ना, अवध का नवाब, अवध का नवाब था जनरल ना, अवध का नवाब। और एक आपका जो मुगल, मुगल कौन था? शाह आलम द्वितीय, मुगल शाह आलम द्वितीय, आलम सेकेंड। तो ये तीनों होते हैं, शेर, चीता और जादू। इनको हेक्टर मुनरो हराता है। 1764 की बात है, 1764 की बक्सर का युद्ध होता है जनरल ना। अंग्रेजों ने प्रारंभ में सती प्रथा को समाप्त क्यों नहीं किया? व्हाई डिड द ब्रिटिश इनिशियली रिफ्रेन फ्रॉम एब्लिशिंग सती? तो उन्होंने क्यों शुरुआत में नहीं किया? क्या वो परंपरा का समर्थन करना चाहते थे, सपोर्टेड ट्रेडिशन? अगर समर्थन ही करना चाहते थे तो बाद में क्यों हटाते भाई? ये तो आपका रॉन्ग होता है। कोई अधिकार नहीं, नो अथॉरिटी, ऐसा तो होता ही नहीं, अधिकार तो इनके पास सब था, ये तो पूरा रूल कर रहे थे। लाभ चाहते थे, वांटेड प्रॉफिट। अरे भैया, सती प्रथा से अंग्रेजों को क्या लाभ मिलेगा? तो ये तो गलत है। तो इन्हें क्या था कि धार्मिक प्रतिक्रिया से डर था, यानी कि फियर्ड रिलीजियस बैकलेस, कि हो सकता है कि ये लोग भड़क जाएं कि तुम हमारे धर्म में कैसे टांग अड़ा रहे हो, ये हमारा निजी मामला है, ये हमारा प्राइवेट मामला है, इसमें तुम कैसे टांग अड़ा सकते हो। तो अंग्रेजों को पता था कि, डर था कि कहीं ये विद्रोह ना कर दें धार्मिक लोग। तो इसलिए इन्होंने शुरुआत में समाप्त नहीं किया। फिर करते हैं, कब करते हैं? 1829 में, 1829 में आपका जो है एडी में समाप्त कर देते हैं ना, एंड कर देते हैं सती प्रथा को समाप्त। कौन करता है? वो करता है विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक समाप्त करेगा, ध्यान रखना इसको, है ना। राजा राम जो मोहन राय जी हैं उनके प्रयास थे इसमें काफ़ी, बेंटिक करता है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अंग्रेजों को डर था धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप से व्यापक असंतोष फैल जाएगा, कि आपका काफ़ी, है ना, एक विद्रोह हो जाएगा लोगों में। कंपनी धार्मिक मामलों मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाती थी, कि भैया रिलीजियस मैटर से दूर रहने का, इसमें इंटरफेरेंस नहीं करने का। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। राजा राम मोहन राय जी ने काफ़ी इसका विरोध किया। सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने, हम देख चुके हैं, 1829 में समाप्त किया, ठीक है। किस प्राचीन शासक को भारत में पहली औपचारिक खुफिया प्रणाली स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? विच एंशियंट रूलर इज क्रेडिटेड विथ इस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट फॉर्मल इंटेलिजेंस सिस्टम इन इंडिया? किस प्राचीन शासक को भारत में पहली औपचारिक खुफिया प्रणाली, है ना, जासूस जो आप कहते हैं, जैसे अभी आईबी में वैकेंसी आ रखी थी, तो उस टाइम जो है फर्स्ट टाइम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जासूस रख रखे थे, चाणक्य ने कहा था कि भैया जासूस रखना है, तो हमें हर एक डिटेल देते रहे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये काम था, ध्यान रखना। बाकी बात करें हर्षवर्धन की, तब को पता है कि वर्धन वंश का शासक था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका भी रोल रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में केंद्रीकृत खुफिया प्रणाली स्थापित की थी। इस प्रणाली का वर्णन चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। गुप्त पुरुष यानी कि जो जासूसों में, जिन्हें गूढ़ पुरुष बोलते थे, है ना, जो जासूस थे, उन्हें नगरों, दरबार और सैन्य शिविरों में नियुक्त किए जाते थे। डिप्लॉयड इन सिटीज, कोर्ट्स एंड मिलिट्री कैंप्स, यानी मान लो कोई दुश्मन देश है ना, कोई पड़ोसी राज्य है, तो वहाँ आपका जो है, आपका जो जासूस है, गूढ़ पुरुष है, वो नियुक्त कर देते थे। वो कुछ भी बन के चला जाता था और फिर वो डिटेल देता था कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है राज्य में। इससे क्या कि पूरी जानकारी रहती थी। सैन्य शिविरों में, नगरों में, पूरा महल में आपका फैल जाता था, हर एक डिटेल देता था कि भैया मान लो कि
मान लो इन्होंने कहा कि भैया पल पल की तुम्हें डिटेल देनी है कि अभी क्या कर रहा है वो राजा, तो वो आपको बताता था कि अभी राजा जो है रानी के साथ हैं, अभी तो वो रील बना रहे हैं, है ना, अभी वो थोड़ा अपना रोमांस कर रहे हैं। तो सारी एक जानकारी जो पूरी नज़र रखते थे आपके गुप्त पुरुष हैं, गूढ़ पुरुष की, भैया ये किस दुश्मन से मिल रहे हैं, कौन सा हथियार अपने यूज में ले रहे हैं, वो सब, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो 298 BC तक आपको देखने को मिलेगा ना। ये ऐड कर लेना, ऐड कर लेना ना, 298 तक, 321 से 298 BCE तक आपका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। बाकी फिर 298 से आपका इसका पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार इसका शासन रहेगा 298 BC से लेके 73 तक, 273 BC तक, ठीक है। इससे पुराणों में क्या कहा गया है, पुराणों में इसे क्या कहा गया है, पुराणराज में इसे कहा गया है आपका सिंहसेन और भद्रसार, भद्रसार। ये आपका किस में कहा गया है, पुराणों में और जैन ग्रंथों में, भद्रसार पुराणों में और जैन जो आपके टेक्स्ट है उसमें, जैन टेक्स्ट में, ठीक है, टेक्स्ट में आपका जो है ये आपको देखने को मिलेगा सिंहसेन और भद्रसार। और बाकी बिंदुसार का काफ़ी आपका तो आपको पता है सिस्टम था, एक मतलब एंटियोकस से संबंध थे, एंटियोकस ने डायमेकस भेज रखा था दरबार में इनके राजदूत। बाकी एक था आपका सेल्यूकस का जो आपका था दरबारी, कौन था वो, मेगस्थनीज, है ना, मेगस्थनीज। ये आपका राजदूत था, राजदूत डिप्लोमेट किसका, सेल्यूकस निकेटर का, निकेटर का ना, राजदूत, ये सेल्यूकस निकेटर का जो आपका मौर्य दरबार में था, सेल्यूकस निकेटर का, निकेटर का था, जो आपका चंद्रगुप्त के दरबार में था ना, निकेटर का। चंद्रगुप्त का जो कोर्ट था वहाँ पे आपका रहता था चंद्रगुप्ताज, चंद्रगुप्त का जो आपका साम्राज्य था वहाँ पे चंद्रगुप्त के यहाँ ये नियुक्त था दरबार में, है ना, जो रॉयल कोर्ट था वहाँ पे दरबार में। इसने पुस्तक लिखी कौन सी, इंडिका, इंडिका इसने लिखी है, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी। इनकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक आपको देखने को मिलती है। ऋग्वेद में वर्णित झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर झेलम मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। तो उसका नाम क्या था, वितस्ता, अश्किनी, पौरुषणीय, विपाशा। तो झेलम का नाम क्या था आपका, वो था आपका वितस्ता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अश्किनी किसका था, वो था आपका चेनाब का, जो आपकी चेनाब रिवर है उसकी, चेनाब का। और पुरुषणी जो था वो रावी का था, रावी का। विपाशा जो है आपकी व्यास का था, ध्यान रखना। और पंचनद है, आपको पता है पंचनद जो पंजाब में आपको बताया कि पंजाब को बोलते ही 5 नदियों की भूमि पंचनद, वो यही है वो। एक तो आपकी झेलम है जो वितस्ता थी, चेनाब जिसे उस टाइम अस्किनी बोलते थे, रावी जो पुरुषणी, व्यास विपाशा, और एक आपकी सतुद्री यानी कि सतलज, सतुद्री, है ना, जो आपकी सतलज है उसे सतलुज को बोलते थे, ध्यान रखना, सतलुज रिवर को, ठीक है। तो ये ऋग्वेद में इनके नाम थे। पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है, इसे वितस्ता कहा गया है झेलम को ऋग्वेद में। और ये नदी जो झेलम आपकी जो 326 BC में सिकंदर के हाइडस्पीच युद्ध से जुड़ी हुई है। द रिवर इज एसोसिएटेड विद अलेक्जेंडर्स बैटल ऑफ हाइडस्पीच इन 326 BCE। यूनानी इतिहासकार जो थे झेलम नदी को हाइडस्पीच कहते थे, जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे वो हाइडस्पीच कहते थे इसको, झेलम रिवर को। किसके बीच हुआ था ये युद्ध, तो सिकंदर और पोरस के बीच, है ना, पोरस के बीच हुआ था ये। पोरस को इसमें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सिकंदर ने राज्य पोरस को वापस दे दिया था। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि को किसने हस्तलिखित किया था, हु हैंड रिटन द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है इन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नारायण रायजादा इन्होंने लिखा था, ध्यान रखना, रायजादा जी ने भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि को हस्तलिखित किया था। यानी कि इन्होंने क्या कि कोई पेमेंट नहीं लिया, इन्होंने कहा कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए लिखने का, बस एक हमारी दिल्ली तमन्ना है, बोलो। इन्होंने कहा कि बोलो भैया क्या तमन्ना है, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं हर पन्ने पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ, प्रेम। तो कहा कि लिख लो भाई। तो इन्होंने फिर हर पन्ने पे इनका नाम आपको देखने को मिलता है, यानी कि पैसा इन्होंने नहीं लिया, नहीं लिया पैसा, और अपना नाम लिखा है हर पन्ने पे, प्रेम, ठीक है। BN राव तो आपको पता है कि संवैधानिक सलाहकार थे, BN राव ये संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट आपके जो एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार। बाकी SN मुखर्जी आपको बताया कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। और नंदलाल बोस चित्रकारी में आपको बताया इन्होंने अपनी दिखाई। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि को सुंदर बहती हुई इटैलिक शैली में हाथ से लिखा था, यानी कि हैंड हैंड रोट द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एलिगेंट फ्लोइंग इटैलिक्स। किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। पैसा नहीं लिया, है ना, पैसा नहीं लिया, रुपया नहीं लिया, नहीं लिया, बस नाम लिखा, केवल अपना नाम लिखा।
यानी कि केवल प्रेम लिखा, ठीक है, प्रेम लिखा क्योंकि इनका नाम प्रेम था, ठीक है, तो इसलिए। संपूर्ण संविधान जिसमें सभी अनुच्छेद, अनुसूची और हस्ताक्षर शामिल है, इन्होंने हाथ से लिखा। मूल संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को आपको पूर्ण हुआ था। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। संविधान में चित्रांकन नंदलाल बोस और उनकी टीम द्वारा किया गया था। इलस्ट्रेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर डन बाय नंदलाल बोस एंड हिज टीम। तो नंदलाल बोस ने किया था कि चित्र जो है वो हम ही बनाएंगे। किस संविधान को लघु संविधान कहा जाता है, यानी कि संविधान संशोधन को, सॉरी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन सा आपका, क्या वो 24 वाला है, क्या 42 वाला है, या 44 या 52 वाला? तो आपका 42 वाला, यानी कि 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में, 1976 में हुआ था ये। इसे आपको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। इसमें आपके काफ़ी सारे कारनामे हुए थे, काफ़ी सब जोड़े गए थे। आपको बताया धर्मनिरपेक्षता, अखंडता वगैरह, पंथ निरपेक्षता जो आपको देखने को मिलता है वो, ये सब इसमें जोड़े गए थे। एक तो इस कारण, एक इसी टाइम आपको बताया कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो ऐड किए गए थे, मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, मौलिक कर्तव्य ऐड किए थे। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो आपकी इंक्लूड की गई थी यहाँ पे ड्यूटीज़। जो आपकी किसकी सिफारिश पे? जो आपकी सरदार श्रवण सिंह समिति थी उसकी सिफारिश पे, सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पे हुई थी, श्रवण सिंह समिति, है ना, उस कमेटी की आपके रिकमेंडेशन पे इन्होंने लागू की। उन्होंने काफ़ी सारे बताए, लेकिन उन्होंने उसमें से उस टाइम पे जो आपके 10 जोड़े, 10 जोड़े। फिर आपका जो 11वां मौलिक आपका कर्तव्य है, यानी कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी है 11th वाला, वो आपका कब जोड़ा था? 11वां। तो वो आपका 86 अमेंडमेंट इन्होंने किया था। कब ये किया था इन्होंने? 2002 में। उसमें आपका जो शिक्षा वाला है वो जोड़ा था ना, शिक्षा वाला, ठीक है, शिक्षा का। और बात करें 44 वाले की, तो ये कब हुआ था आपका? 44वां, तो ये आपका 1978 में हुआ था, 1978 में। जो आपका ये जो 42nd वाला था ना, इसमें जो चेंजेस किए थे उनको वापस चेंज करने के लिए, है ना। तो आपको आपको बताया जनता पार्टी सरकार बनी थी, उन्होंने काफ़ी चेंज किया, 44th वाला आपका लेकर आई। इसमें एक तो इन्होंने आपको बताया कि आंतरिक गड़बड़ी शब्द के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह, आपको पता है नाम वहाँ पे ऐड किया इमरजेंसी वाले पोर्शन में। एक आपका जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था, उसको इन्होंने एक लीगल राइट बना दिया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया। किसके तहत? आपको जो आर्टिकल 300 है उसमें डाल दिया। बात करें 52nd वाले की, 52वां जो आपका संशोधन था, वो आपका कब हुआ? तो आपका 1985 में, 1985 में। इसके तहत क्या हुआ? आपकी एक तो 10th शेड्यूल जोड़ी गई, 10th जो आपकी अनुसूची थी वो आपकी जोड़ी गई, शेड्यूल अनुसूची। और इसमें ये किससे रिलेटेड है? ये आपका मेनली जो है दल बदल से रिलेटेड है, दल बदल विरोधी, दल बदल विरोधी इसमें आपको देखने को मिलता है ना, कि भी आप ये जो नेता बार बार इधर उधर दल बदल रहे हैं, इन पर रोक लगाता है ना। 42nd आपका जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 ने संविधान में व्यापक परिवर्तन किए, काफ़ी चेंज किए इसने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसने उद्देशिका, मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों और केंद्र राज्य संबंधों में संशोधन किया। इट अमेंडेड द प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। जबकि केंद्र राज्य संबंध है उसमें भी ये संशोधन आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। द अमेंडमेंट वाज पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, आपका 1975 से 77 के टाइम पे, 76 में आपका लागू हुआ था ये। इसने उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। आपकी जो प्रियम्बल है उसमें वर्ड ऐड किया कौन से? एक तो सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, एक सेकुलर, पंथ निरपेक्ष की भैया भारत का कोई भी आपका धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, इंटेग्रिटी यानी कि आपकी जो अखंडता है ये भारत के बारे में। इसके व्यापक प्रभाव के कारण से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। काफ़ी इसमें चेंजेस थे आपके, मैसिव स्कोप था, इस कारण से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया? यानी कि द प्रोविजन ऑफ फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो आपका कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देन और क्या लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से? एक तो आपकी समवर्ती सूची जो है, कॉन्करेंट लिस्ट वो ली हमने, समवर्ती सूची वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कॉन्करेंट लिस्ट है ना, कॉन्करेंट लिस्ट जो है आपकी वो हमने ली है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने ली है समवर्ती सूची। एक व्यापार वाणिज्य की जो आपकी है वो स्वतंत्रता हमने यहाँ से ली है। कनाडा से हमने क्या लिया है? तो आपको पता है एक तो जो हमारा संघीय सिस्टम है, संघीय ढांचा यानी कि फेडरल जो सिस्टम है वो संघीय ढांचा हमने लिया है यहाँ से। और हमने क्या लिया यहाँ से? जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट वो शक्तियाँ, आपकी वो पावर्स जो हमने, जो तीनों सूचियाँ हैं कौन कौन सी आपकी, तो स्टेट लिस्ट है आपकी, यूनियन लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, जो तीनों में आपकी नहीं बताई गई है वो केंद्र के पास रहेगी। ये हमने सिस्टम कहाँ से लिया? अवशिष्ट शक्तियों का, ये हमने लिया कनाडा से। हाँ, अवशिष्ट शक्तियों शक्तियाँ है ना ये। बाकी अमेरिका से हमने क्या क्या लिया आपको पता? अमेरिका से हमने काफ़ी कुछ चीज़ें ली। एक तो हमने फंडामेंटल राइट ली है, यानी कि मौलिक अधिकार लिए हमने यहाँ से, फंडामेंटल राइट हमने यहाँ से लिए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार।
और हमने यहाँ से क्या लिया, राष्ट्रपति पे महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है, वो हमने यहाँ से लिया कि हम राष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे। उपराष्ट्रपति भी हमने यहाँ से लिया, उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट हमने यहाँ से लिया, उपराष्ट्रपति है ना, वाइस प्रेसिडेंट जो है अभी सीपी राधाकृष्णन है, इससे पहले जगदीप धनखड़ हुआ करते थे, ये हमने यूएसए से लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, ध्यान रखना ना, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना स्टेट के, जो डीपीएसपी स्टेट पॉलिसीज के लिए ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसीज, नीति निर्देशक तत्व जो हमने यहाँ से लिए है ना, निर्देशक तत्व ये हमने आयरलैंड से लिए, ध्यान रखना। तो जो आपकी ज्वाइंट सीटिंग है, मान लो दोनों में जो आपकी लोकसभा राज्यसभा, इनमें कोई विवाद है, ये पारित नहीं कर रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए आपकी आर्टिकल कौन सा बताता है इसके बारे में, आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 कहता है कि आपकी ज्वाइंट सिटिंग होगी पार्लियामेंट की, ठीक है, इसमें आपकी कर सकते हैं। और अध्यक्षता कौन करता है इसकी, अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर जो है, वो अध्यक्षता करेगा इसकी ना, लोकसभा जो स्पीकर है अध्यक्षता वो करेगा, लोकसभा अध्यक्ष वो इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है, चेयरमैन इसमें वही होगा, दोनों जो आपकी पास में सारे बैठेंगे साथ में, राज्यसभा वाले और लोकसभा वाले। इसका हमें आर्टिकल 108 में देखने को मिलता है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और लोकसभा और राज्यसभा के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जॉइंट सिटिंग इज हेल्ड टू रिजॉल्व ए डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन अ बिल। वही हमने देख लिया कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों पर लागू नहीं होती। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, यानी कि जो संविधान में संशोधन करते हैं वो, और आपका जो धन विधेयक है उसमें आपकी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है। क्योंकि देखो धन विधेयक में तो वैसे भी राज्यसभा को पास करना ही पड़ता है, वो ना भी करे तो अपने आप पास हो जाता है, तो इन चीज़ों में आपकी नहीं होती है धन विधेयक में और संविधान संशोधन में। धन विधेयक जो है कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मनी बिल। मनी बिल आपका किस में देखने को मिलेगा आपको, आर्टिकल 110 में, है ना, मनी बिल, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, तो पार्ट 3 को बोलते हैं, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। इसमें आपका कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35। इसमें आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मौलिक अधिकार। ये हमने यूएसए से लिए हैं इंस्पायर होकर, ठीक है। पार्ट 2 जो है आपका, उसमें क्या है, उसमें आपकी सिटीजनशिप है, यानी कि आपकी नागरिकता है, सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता, नागरिकता, ये पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ से कहाँ तक, आपका जो आर्टिकल कौन सा है, 5 से लेकर 11 तक, ठीक है, 5 से 11 तक आपको देखने को मिलेगी। और बात करें पार्ट 4 की, तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपके वो डीपीएसपी है ना, नीति देशक तत्व है, तो ये आपके कहाँ से कहाँ तक है, ये आपकी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 51 तक, 36 से 51 तक, इसमें आपके डीपीएसपी आपको देखने को मिलते हैं, है ना, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं पार्ट 3 को, भाग 3 को। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद भी हम इसमें देख चुके हैं। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य की मनमानी से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री सेट एक्शन, जो आपके राज्य मनमानी करता है उसे बचाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। द टर्म मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया वाज यूज्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये आपके मौलिक अधिकार जो न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल मीनिंग एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। होता क्या है कि आपकी जो डीपीएसपी है ना, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे मेरे डीपीएसपी लागू नहीं हो रहे, लेकिन आप फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट जा सकते हो, और कोर्ट को फिर लागू करवाने पड़ेंगे फंडामेंटल राइट। देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है, अंडर विच आर्टिकल इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, कि भैया भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, तो आपकी किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपका जो आर्टिकल 343 है, अनुच्छेद 342, उसमें बताया गया, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। इस अनुच्छेद में भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप का भी उल्लेख है। द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स इज ऑल्सो मेंशन्ड अंडर दिस आर्टिकल। प्रारंभ में अंग्रेजी को 15 वर्षों तक आधिकारिक कार्यों के लिए जारी रखा गया। इंग्लिश वॉज अलाउड टू कंटिन्यू फॉर ऑफिशियल पर्पजेज इनिशियली फॉर 15 ईयर्स, की भैया 15 जो आपके साल है आगने वाले, उस टाइम पे उन्होंने कहा था, उसके लिए आप अंग्रेजी यूज कर सकते हो। राजभाषा संबंधित प्रावधान जो आपके, वो आपका पार्ट जो 17 है उसमें आपको देखने को मिलता है ना, 17 जो आपका पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 343 से 351 तक आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 351 किससे आई, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, की भैया हिंदी का विकास, हिंदी का यूज जो है बढ़ाओ।
उससे आपका आर्टिकल 351 रिलेटेड है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मैनी शेड्यूल्स आर करेंटली प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी कितनी है, पहले कितनी थी? पहले आपकी 8 थी, अभी आपकी कितनी है? 12 है, ध्यान रखना ना। पहले 8 थी, अभी आपकी 12 है। पहले पहले 8, अभी 12। ठीक है। बात करें भाग की, भाग पहले कितने थे? भाग पहले 22 थे, अभी आपके कितने हैं? 25 से 25 है अभी। ठीक है, ये इतने चेंजेस हुए। आर्टिकल जो थे मूल रूप सबके 395 थे, अभी तो आपको बताया कि 400 से काफ़ी आगे चले गए हैं। मूल रूप से संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। ओरिजिनली जो है वो आपके 8 शेड्यूल्स थी, और अभी जो है करंटली वो आपकी 12 है। नई अनुसूची जो है संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई। आपकी जो न्यू शेड्यूल्स वर एडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो आपकी नई शेड्यूल है वो नए नए संशोधनों से जोड़ी गई। जैसे 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ, जो आपको पता है कि उससे जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? ये हम पीछे देख के आएंगे। 52 जो आपका था कब? 1985 में, उस टाइम। 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है, यानी कि आपको बताया कि जो नगर पालिका से रिलेटेड है। और 11वीं आपको बताया कि जो पंचायती राज है उससे संबंधित है। तो ये अनुसूची नई नई जोड़ी गई है। किस प्राधिकारी के पास ये निर्णय लेने की अंतिम शक्ति है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? विच अथॉरिटी हैज़ द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट? तो आपका जो लोकसभा स्पीकर है वो ये डिसाइड करता है कि भैया कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है ना, ध्यान रखना। आर्टिकल कौन सा इसके बारे में? 110, 110 इसके बारे में आपको देखने को मिलता है। बाकी मैंने पॉलिटी की वन शॉट करा रखी है अलग से, वो देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में करवा रखा है। लोकसभा अध्यक्ष के पास किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने की अंतिम शक्ति होती है कि भैया यही डिसाइड करता है कि कोई जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और सामान्यतः चुनौती नहीं दी जा सकती। द स्पीकर्स डिसीजन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज, कि आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। ये प्रावधान जो है संविधान के आर्टिकल 110 में आपको देखने को मिलता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड ए मनी बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन विद इन 14 days। राज्यसभा क्या है कि 14 दिनों में अपनी सिफारिशें दे सकती है कि भाई आप ये चेंज कर सकते हो। लोकसभा करे या ना करे उसकी मर्जी है, पारित हो जाएगा। अगर राज्यसभा 14 दिनों तक लौटाती नहीं है वापस, तो भी ये अपना पास हो जाएगा मनी बिल। ध्यान रखना ना, मनी बिल के मामले में राज्यसभा के पास कुछ पावर नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 356 मुख्य रूप से केंद्र को क्या करने की अनुमति देता है? आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली अलाउज द सेंटर टू। तो किसके बारे में? युद्ध की घोषणा, डिक्लेयर वॉर। तो ये तो गलत है। अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स। अरे भैया ये तो मौलिक अधिकारों में देखने को मिलेगा आपको। मौलिक अधिकारों में संशोधन, अमेंड फंडामेंटल राइट, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी, डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स। तो उसमें आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 356 कि भैया राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन है ना, राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, उसमें देखने को मिलता है। युद्ध की घोषणा वगैरह आपको बताया कि ये तो अलग चीज़ें हैं। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, नेशनल इमरजेंसी की, तो वो किस में आती है आपकी राष्ट्रीय आपातकाल? वो आपका आर्टिकल कौन सा है? तो वो आपका आर्टिकल है 352 वाला, आर्टिकल 352, 352। वही वित्तीय आपातकाल जो है आपका, वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, वो किस में आपका वित्तीय आपातकाल? तो वो आपका आर्टिकल 360 में है ना, अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 360 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 360 में। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है, इनकी इम्पोजन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, आर्टिकल 356। इसका प्रयोग तब होता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। इट इज अप्लाइड व्हेन देयर इज ए फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, यानी कि आपकी जो राज्य है वहाँ की आपकी जो गवर्नमेंट है वो चीज़ों को कंट्रोल करने में फेल हो जाए, यानी जो सीएम वगैरह है वो फिर उनसे मैनेज नहीं हो, तब प्रेसिडेंट का रूल लगता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है और विधानसभा निरपित या भंग की जा सकती है। The state government can be dismissed and the assembly suspended or dissolved। तो आपकी जो विधानसभा से या तो भंग कर सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, है ना। आर्टिकल 356 इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 356 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये आपका किस पे आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पे, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो। SR बम्बई केस जो है इसके दुरुपयोग पे रोक लगाता है, रेस्ट्रिक्टेड इट्स मिसयूज। ये क्या होता था पहले कि भैया कई राज्य जो है वहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो अलग है और सेंटर में जो है गवर्नमेंट अलग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी कि ऐसे ही आपका प्रेसिडेंट रूल लगा देती थी। तो इससे क्या है कि अलग अलग राज्यों में फिर तो कोई सरकार नहीं बचेगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अगर प्रॉपर रीजन है तभी लगाओ, ऐसे ही मत लगा दो। हिमालय पर्वत श्रृंखला किन दो टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से बनी है? विच टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलिडेड टू फॉर्म द हिमालयन माउंटेन रेंज? तो आपकी इंडियन और यूरेशियन, है ना, यूरेशियाई जो है आपकी, वो आपकी जो प्लेट है उसने, यूरेशियाई।
इनके आपकी टक्कर से जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी है, जो आज भी है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की टक्कर से हुआ। द हिमालयन माउंटेन रेंज वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। तो इनके बीच टक्कर हुई और फिर ये जो आपका हिमालय का निर्माण हुआ। ये टक्कर लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले इयोसीन युग में प्रारंभ हुई थी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द आयोसीन इयोसीन इपोच है ना, उस टाइम पे आपकी बिगिन हुई थी, स्टार्ट हुई थी। भारतीय प्लेट आज भी उत्तर की ओर खिसक रही है, जिससे हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है। द इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग नॉर्थवर्ड कोजिंग द हिमालयाज टू राइज इवन टुडे। तो आज भी हिमालय जो बढ़ रहा है, उसकी जो आपकी माउंट एवरेस्ट है वो बढ़ रही है। हिमालय नवीन वलित प्रत है, हिमालयस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। बाकी 1912 में आपको पता है कि अल्फ्रेड वेगनर ने आपको बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने, है ना, वेगनर ने अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया था आपका, महाद्वीपीय विस्थापन, कि भैया ये दूर दूर होते जाएंगे, है ना, दूर होते जा रहे हैं ये सारे महाद्वीप में, पहले एक थे फिर ये दूर होते जा रहे हैं, महाद्वीपीय विस्थापन। जिसमें आपने देखा था विस्थापन की भैया, विस्थापन वो पेनथालासा पेंजिया वगैरह जो है सारा सिस्टम आपने देखा था कि भैया महाद्वीप महासागर वाला। तो ये वेगनर ने दिया था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी देशांतर है? विच लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? वो आपकी कौन सी है? वो आपकी 82.5 ईस्ट वाली जो है, 82.5 डिग्री ईस्ट वाली, पूर्व वाली, वो आपकी भारत की मध्याह्न मानक जो रेखा है, जिससे हमारा टाइम जो है वो ये वाली है, डिसाइड हम करते हैं। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST है इज बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट, उस पर आधारित है। ये देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास से गुजरता है, यानी कि मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में, उसके नज़दीक से ये देशांतर जो है आपका 82.5 वाला निकलता है ना, मिर्ज़ापुर के पास से। ये भारत के लगभग मध्य में स्थित है, यानी कि सेंटर ऑफ इंडिया, जिससे पूरे देश में समान समय सुनिश्चित होता है। एंश्योरिंग यूनिफॉर्म टाइम अक्रॉस द कंट्री, यानी कि आप तमिलनाडु में हो चाहे कश्मीर में, लगभग आपका समान समय रहता है। IST वाज अडोप्टेड इन 1906, 1906 में जो है आपका हमने जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसे अडोप्ट किया। भारत बड़े देशांतर विस्तार के बावजूद केवल एक समय से क्षेत्र अपनाता है, यानी कि इंडिया फॉलोज ओनली वन टाइम जोन डिस्पाइट वाइड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, यानी कि भारत में काफ़ी देशांतर विस्तार है, लेकिन फिर भी जो है इंडिया केवल एक ही अपनाता है, वन टाइम जोन, जबकि 82.5 डिग्री वाला। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन पहाड़ियों में दर्ज की जाती है? द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज रिकॉर्डेड इन विच हिल्स? तो कहाँ पे होती है? नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा या खासी जयंतियाँ? तो ऑप्शन सी खासी जयंतियाँ जो पहाड़ी आपकी, ऑप्शन सी मेघालय वाली, वहाँ पे आपकी जो सबसे ज़्यादा आपको वर्षा देखने को मिलती है मेघालय में, है ना, मेघालय में। वहाँ पे भी आपका जो माशिनराम है, वहाँ पे माशिनराम में सबसे ज़्यादा आपकी वर्षा आपको देखने को मिलती है। मौसम तो ऐसा हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। तो जो ज़्यादा आपकी बारिश जो है कहाँ पे होती है? मेघालय में, मौशिनराम में, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में। नीलगिरी जो है आपको पता है कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स, तो ये आपकी साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलती है, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में। अरावली जो है राजस्थान, दिल्ली, आपको पता है कि अभी तो ना राजस्थान, गुजरात में, दिल्ली में, है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है ये। अभी तो काफ़ी इस पे बहस चल रही है ना। सतपुड़ा जो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में, ये आपके यहाँ के कुछ पहाड़ हैं। तो खासी जयंतिया में सबसे ज़्यादा जो है मेघालय में होती है। मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करती हैं। द खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। यहाँ स्थित मौशिनराम पृथ्वी का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। मौशिनराम लोकेटेड हेयर इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो मौशिनराम में होती है, यानी कि यहाँ का जो मौसम है वो सबसे, यहाँ पे जो है राम मेहरबान है मौसम पे, है ना, मौशिनराम। दक्षिण पश्चिम मानसून के पर्वतीय अवरोध ओरिग्राफिक प्रभाव के कारण भारी वर्षा होती है। हैवी रेनफॉल ऑकर्स ड्यू टू द ओरिग्राफिक इफेक्ट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो वहाँ आपकी कुछ चार पांच पहाड़ियाँ, उनके बीच आपके बादल फटते हैं, खूब खूब बारिश होती है। औसत वार्षिक वर्षा जो है आपकी आपकी 11,000 मिमी से अधिक होती है, मिलीमीटर, है ना। एवरेज एनुअल रेनफॉल एक्सिड्स 11,000 mm, है ना। तो इससे ज़्यादा आपकी वहाँ पे देखने को मिलती है। चेरापूंजी पास में है, लेकिन मौसिनराम के बाद दूसरे स्थान पे है। चेरापूंजी सेकंड है आपका, मौसिनराम फर्स्ट है यहीं पे मेघालय में। संशोधित आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड ऑफिशियल डाटा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन? तो अभी जो चेंज हुआ है डाटा में, वापस आपकी जो अभी रिवाइज हुआ उस डाटा के अनुसार, इंडिया की जो आपकी कोस्ट लाइन है, जो तट रेखा है, उसकी लंबाई कितनी है? तो आपकी 11,098 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है, 11,098 किलोमीटर आपकी देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 2025 में भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कर 11,098.8 किलोमीटर की गई है।
सटीक मापन के लिए उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह और जीआईएस तकनीक का उपयोग किया गया है। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी वर यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, कि भी हम वापस अगर माप रहे हैं तो पूरा अच्छे से होना चाहिए ना, तो उसके लिए उच्च रिजोल्यूशन जो उपग्रह है उसकी हेल्प ली गई और जीआईएस के थ्रू, है ना। पहले के माप तटीय जटिलताओं को कम दर्शाते थे। अर्लियर मेजरमेंट्स अंडर एस्टिमेटेड कोस्टल कॉम्प्लेक्सिटी, तो पहले जो आपकी जटिलता तटीय उनको कम दिखा देते पहले वाले, लेकिन अब जो आपका रिवाइज डाटा है उसमें अच्छे से आपकी जो टेक्नोलॉजी से यूज़ किया गया है और पूरा आपका जो 11,098 किलोमीटर बताया गया है। भारत की तटरेखा जो है कोस्ट लाइन जो इंडिया की, वो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी और अरब सागर में लगी हुई है। आपको बताया कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, 9 राज्य हैं आपके और 4 ड्यूटीज हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें हमारी जो तटरेखा फैली हुई है। महाराष्ट्र की लोनार झील किस प्रकार की झील है? लोनार लेक इन महाराष्ट्र इज कैटेगराइज्ड एज विच टाइप ऑफ लेक, तो वो कैसी है? प्लेट टेक्टोनिक लेक झील है, या आपकी ग्लेशियर लेक है, या आपकी क्रेटर लेक है, कैसी है? या आपकी ऑक्सबो लेक है, तो ये आपकी गड्ढा यानी उल्कापिंड झील है, क्रेटर मेटोराइट लेक है आपकी, ध्यान रखना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। लोनार, लोनावला आपको पता है महाराष्ट्र में, तो आपको लोनार ध्यान रखना है, ये आपकी उल्कापिंड की वजह से आपकी बनी हुई झील है लोनार झील। इसका निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। लोनार लेक वाज फॉर्म्ड ड्यू टू ए मेटेओरिटाइट इम्पैक्ट, यानी कि आपका जो उल्कापिंड है वो टकराए और इससे आपकी लोनार झील बनी। ये प्रभाव प्लिस्टोसीन युग के दौरान हुआ। आपकी जो प्लिस्टोसीन आपका युग था उस टाइम आपको ये देखने को मिलता है। ये बेसाल्टिक चट्टानों से बनी विश्व की एकमात्र ज्ञात उल्कापिंड झील है। इट इज़ द ओनली नॉन मेटेराइट क्रेटर लेक फॉर्म्ड इन बेसाल्टिक रॉक, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। बेसाल्टिक चट्टानों में बनी विश्व की एकमात्र ज्ञात उल्कापिंड झील है लोनार झील। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में। और लोनार झील जो है खारी और क्षारीय दोनों है, यानी कि आपकी जो सेलाइन एंड एल्कलाइन है ना, दोनों है लोनार लेक, ध्यान रखना। 1947 और 1990 के बीच भारत ने मुख्य रूप से किस आर्थिक प्रणाली का पालन किया? बिटवीन 1947 एंड 1990 विच इकोनॉमिक सिस्टम डिड इंडिया प्राइमरली फॉलो? तो शुद्ध पूंजीवाद, प्योर कैपिटलिज्म। प्योर तो देखो एक्सट्रीम है, जैसे आप तुरंत काट दो, क्योंकि प्योर तो किस चीज़ में अति, तो हमारा आपको बताया कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, है ना। किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम आपको बताया कि चीज़ें सही नहीं रहती। प्योर सोशलिज्म, तो ये भी आपका गलत होगा। और आपके फिर आता है हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्था, इनकी लेस फेयर, तो ये भी आपका गलत होगा। ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इंडिया ने अपनाई, ध्यान रखना। दोनों के बीच ये जो दोनों पूंजीवाद और आपका जो समाजवाद है, यानी कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, इसका मिक्सचर था, ये ध्यान रखना ना। सोशलिज्म और आपका कैपिटलिज्म दोनों इसमें मिक्स में थे, कैपिटलिज्म, ठीक है। पूंजीवाद समाजवाद दोनों इसमें ऐड थे मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इंडिया ने इकोनॉमी जो है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई इंडिपेंडेंस के बाद। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स, क्योंकि आपकी जो कैपिटल वाली होती है उसमें क्या है कि प्राइवेट रोल ज़्यादा होता है, और वहीं आपकी जो सोशल वाली होती है उसमें पब्लिक रोल ज़्यादा होता है, पब्लिक सेक्टर का, है ना। लेकिन इसमें जो दोनों सेक्टर हैं आपके वो इंक्लूडेड थे। पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में आपकी स्टार्ट हुई, और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व जो है वो 1991 के आपके जो सुधार थे तक रहा। पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस कंटिन्यू टिल 1991 रिफॉर्म्स, तो 1991 के बाद आपको पता है कि निजी क्षेत्र भी आ गए, फिर आपका जो पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस था वो कम हो गया, ठीक है। तो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अदृश्य हाथ की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तावित की गई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनविजिबल हैंड वॉज प्रपोज्ड बाय विच इकोनॉमिस्ट? तो आपके जो एडम स्मिथ है उन्होंने ये अवधारणा दी थी अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, कि भैया हर कोई जो है यहाँ पे बाजार जो है एक अपने स्वार्थ के लिए चलता है, हर एक व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है, और इसी हिसाब से आपको जो है अदृश्य हाथ जो इनकी अवधारणा थी उसमें चलता है। ये इसने किसमें दी थी? वेल्थ ऑफ नेशंस जो इनकी बुक थी उसमें इन्होंने दी थी। और इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, और फादर ऑफ क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इनको बोलते हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इन्हें बोलते हैं। इकोनॉमिक्स यानी कि आपकी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के जनक, है ना, अर्थशास्त्र जनक। इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पर्सनल लेवल पे, है ना, निजी लेवल पे, आदमी के लेवल पे बात करते हैं कि भैया आप डिस्कस कर रहे हो कि पास वाला पान वाला जो है हमारे नुक्कड़ पे वो कितना कुछ बेच लेता है, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर रहे हो ना। तो छोटी चीज़ें हैं ना, कुछ आप देख सकते हो छोटी छोटे स्तर पर, जैसे आप मान लो कोई किसी कम कोई फैक्ट्री की आप बात कर रहे हो, है ना, तो वो इसमें आती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी और उसमें हमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी आपकी एक और होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान रखना। उसके कौन है फादर? फादर ऑफ
मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो कौन है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो आपके हैं जॉन किन्स, है ना, जॉन किन्स, ध्यान रखना, जॉन किन्स, ठीक, वो है इसके। ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें आपकी पूरी नेशनल लेवल की जो समस्याएं बेरोजगारी वगैरह उस पर आप डिस्कस करते हो, वो समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक। तो इसके आपके पिता हैं, जनक हैं। इसमें आपकी जो है नेशनल लेवल पे बात होती है, नेशनल लेवल पे बात होती है ना, लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, बड़े स्तर पे बेरोजगारी वगैरह। अदृश्य हाथ बताता है कि स्वार्थ कैसे बाजार संतुलन बनाता है। इनविजिबल हैंड एक्सप्लेन्स हाउ सेल्फ इंटरेस्ट लीड्स टू मार्केट इक्विलिब्रियम, कि भैया आपका जो एक हर व्यक्ति का स्वार्थ होता है, उसी के कारण आपका जो बाजार है वो चलता रहता है। या आपका जो विचार है द वेल्थ ऑफ नेशंस, आपकी जो एडम स्मिथ की जो बुक है उसमें दिया गया था 1776 में, जो आपकी बुक लिखी गई थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें आपका आइडिया था। किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ। ये मुक्त बाजार पूंजीवाद का समर्थन करता है, इट सपोर्ट्स फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। एडम स्मिथ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आपको पता है क्रिश्चियनिटी में जो फर्स्ट आपको ह्यूमन मानते हैं वो एडम को मानते हैं ना, तो सभी का पिता कौन हुआ? एडम। तो उस लॉजिक से आपको लगाना है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। ये अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता था, कंसेप्ट ऑपोजिस एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंटेशन, कि भैया सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें, हम हर एक व्यक्ति खुद अपना सब कुछ चला सकता है। 1950-51 में नियोजन की पूर्व संध्या पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का अनुमानित हिस्सा क्या था? What was the approximate share of industry in India's GDP on the eve of planning in 1950-51? तो उस टाइम पे जो आपकी जीडीपी थी उसमें आपकी जो इंडस्ट्रीज थी उनका कितना आपका योगदान था? तो आपका 13%, 13%, बहुत कम था उस टाइम। आपकी जो आपकी क्या थी, ये कृषि थी, एग्रीकल्चर थी, उसका काफ़ी था, 50% था करीब एग्रीकल्चर का, ध्यान रखना। लेकिन आज की डेट में एग्रीकल्चर कितना है? केवल आपका 17-18% है, 17 से 18 योगदान जो है वो। लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा किसका है? तो सर्विस सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र का, जो टर्सरी सेक्टर है ना आपका, तृतीयक, उसका करीब 55%, उसका 55% आज की डेट में। उस टाइम आपका जो एग्रीकल्चर था उसका डोमिनेंस था, ध्यान रखना। 1950-51 में मुख्यतः भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यानी कि एग्रेरियन इकोनॉमी थी इंडिया की प्राइमरीली। उद्योग का उत्पादन जीडीपी में केवल 13% था। इस कम हिस्सेदारी ने उद्योग केंद्रित योजना को उचित ठहराया। दिस लो शेयर जस्टिफाइड इंडस्ट्रियल फोकस्ड प्लानिंग, कि भैया देखो इंडस्ट्रीज का आपका जो योगदान है वो काफ़ी कम है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए आपकी जो सेकंड FIP थी, आपकी FIP थी, फाइव प्लान था, उसमें आपकी जो इंडस्ट्रीज उन पर फोकस किया गया था। उस समय कृषि का योगदान 50% से अधिक था, मोर देन 50% था उस टाइम पे आपका जो एग्रीकल्चर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। हैवी इंडस्ट्रीज वर एम्पाइज्ड इन द सेकेंड फाइव प्लान। कब था आपका ये? 1956 से 61 के दौरान, 61 के दौरान टाइम था ये आपका। महालनोबिस मॉडल पे, महालनोबिस मॉडल पे था, ध्यान रखना, आपकी सेकेंड फाइव प्लान मॉडल, है ना, उस पे था ये आपका, ठीक है। और इसमें आपको बताया कि फिर राउरकेला वगैरह जो आपके हैं वो लगाए गए थे, है ना, उड़ीसा में राउरकेला, उड़ीसा में आपके संयंत्र लगाए गए थे, भिलाई वगैरह, भिलाई, ये आपके सारे उस टाइम पे, बोकारो वगैरह ये लगाए गए थे उस टाइम पे संयंत्र। FRBM अधिनियम 2003 को लागू करने के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? What was a major objective behind the implementation of the FRBM Act 2003? 2003 में आपका FRBM अधिनियम आया था, उसका आपका उद्देश्य क्या था? राजकोषीय घाटे को बढ़ाना, टू इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट। तो ऐसे कौन से मूर्ख होंगे जो राजकोषीय घाटे को बढ़ाना चाहेंगे? इसे आप एलिमिनेट कीजिए तुरंत। शुद्ध समाजवाद को बढ़ावा देना, टू प्रमोट प्योर सोशलिज्म। यार प्योर तो कोई चीज़ नहीं होती, आज की डेट में सब मिक्स होती है, तो ये आप एक्सट्रीम जा रहे हैं, इसे भी हटाओ। विदेशी मुद्रा भंडार को कम करना, टू डिक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। पागल हो गए हो क्या? छोटी बच्ची हो गया? इतना भी समझ में नहीं आता? अगर विदेशी मुद्रा भंडार को कम कर दिया तो हम फिर क्या करेंगे? फिर हमारे पास क्या रहेगा? वही रहेगा जो कैलाश आपके जो विजय वर्गीय हैं वो भी बोल रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं जो आपके घंटा घंटा कर रहे हैं, तो फिर तो वही बचेगा बजाने को, अगर विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास नहीं रहा तो, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, तो इसे भी आप खत्म करो। ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा। सरकारी उद्योग उधारी को कम करना, टू रिड्यूस गवर्नमेंट बोरोइंग, और आपका जो फिजिकल डेफिसिट उसे कम करना, ये इसका उद्देश्य था। राजकोषीय घाटे को घटाना, जो आपका सरकारी उधारी है उसे कम करना, ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा। FRBM अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना था, कि भैया फिजिकल डिसिप्लिन होना चाहिए। इसका लक्ष्य राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को कम करना था। इट टारगेटेड रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट एंड पब्लिक डेब्ट। ये अधिनियम दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। द एक्ट प्रमोट्स
मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म में आपकी चीज़ें इसमें चलती रहनी चाहिए, सफल होनी चाहिए। एफआरबीएम का अर्थ है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, एफआरबीएम का ये फुल फॉर्म होता है आपका। इसे 2018 में एनके सिंह समिति के आधार पर संशोधित किया गया था। एक्ट वाज अमेंडेड इन 2018 बेस्ड ऑन एनके सिंह कमेटी। इस कमेटी ने एफआरबीएम 2003 को संशोधित किया है, अमेंड किया है। योजना आयोग के गठन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? Who served as the chairperson of the planning commission at the time of its formation? तो वो कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि आपका जो योजना आयोग है उसका अध्यक्ष कौन था? आपका अध्यक्ष उस टाइम आपके इसका यही था कि इसके जो अध्यक्ष होंगे वो हमेशा ही पीएम होंगे, ध्यान रखना ना, पीएम पीएम होंगे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में की गई थी, 1950 में। फिर इससे इसका स्थान किसने ले लिया? 2015 में। 2015 में इसके स्थान पे आ गया आपका नीति आयोग। 2015 में आ गया नीति आयोग, है ना, नीति आयोग आ गया। इसने रिप्लेस कर दिया, नीति आयोग ने योजना आयोग को आपका रिप्लेस कर दिया। जो आपका नीति आयोग था उसने जो प्लानिंग कमीशन है उसे रिप्लेस कर दिया, नीति आयोग, नीति आयोग। यानी कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भारत को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसने 2015 में इसे रिप्लेस कर दिया, किसको? प्लानिंग कमीशन को। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, आपके फर्स्ट चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई। नेहरू ने नियोजित आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। नेहरू प्रमोटेड प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि भैया 5 साल का डिसाइड कर लो और इसके आधार पर हम प्रमोट इन्होंने किया। पंचवर्षीय योजना जो है उसको यही आपको मैनेज करता था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015। प्रधानमंत्री सदैव इसके अध्यक्ष होते थे। प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑलवेज द चेयरपर्सन, किसके? प्लानिंग कमीशन का, ध्यान रखना। किस कोशिकांग को इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों के कारण आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? विच सेल ऑर्गेनल इज फेमसली नोन एज द सुसाइड बैग ड्यू टू इट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? तो वो होती है आपकी लाइसोसोम, ऑप्शन सी। उसे बोलते हैं आपका आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग। माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया कि कोशिका, आपकी जो कोशिका है उसकी, कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस, है ना। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पावर हाउस, ठीक है, वहाँ से आपका सारा संचालन होता है। लाइसोसोम झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं जिनमें शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कंटेनिंग पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो इसमें आपके शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कोशिकांग जो है झिल्ली से घिरे हुए होते हैं ना। लाइसोसोम जो है कोशिकांग होते हैं जो झिल्ली से घिरे होते हैं, इसमें आपके शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए ना, डैमेज हो जाए, तो लाइसोसोम ऑटोलाइसिस द्वारा पूरी कोशिका को पचा सकते हैं। इफ ए सेल इज डैमेज्ड, लाइसोसोम कैन डाइजेस्ट द एंटायर सेल थ्रू ऑटोलिसिस। तो वो अपने आप पूरी कोशिका को पचा जाएंगे, है ना, उसे निगल जाएंगे, पूरा समाप्त कर देंगे। ये अपशिष्ट हटाने और कोशिकीय घटकों के पुनर्चक्रण में सहायता करते थे। हेल्प इन वेस्ट रिमूवल एंड रिसाइकलिंग ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। तो ये आपके कोशिकीय घटकों के पुनर्चक्र जो होता है आपका सेलुलर, उसमें आपके इंपॉर्टेंट रोल इनका रहता है। लाइसोसोम की खोज जो है, डिस्कवरी किसने की थी? क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। कब की थी? तो 1955 में डुवे ने ये खोज की थी। ये पशु कोशिकाओं में अधिक होते हैं और पादप कोशिकाओं में कम पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं एनिमल सेल्स ज़्यादा होते हैं, प्लांट सेल में रेयर होते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? वॉट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? का नाम फीमर है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। ये जांघ क्षेत्र में स्थित होती है और कुल्ले को घुटने से जोड़ती है। इट इज लोकेटेड इन द थाई रीजन एंड कनेक्ट्स हिप टू नी। ये शरीर का भार सहन करती है और चलने में सहायता करती है। इट सपोर्ट्स बॉडी वेट एंड इनेबल्स लोकोमेशन, है ना। तो ये आपकी चलने में हमें मदद करती है। जो जांग वाली होती है हमारी, वो फीमर की लंबाई का उपयोग फोरेंसिक ऊंचाई निर्धारण में होता है। फोरेंसिक हाइट एस्टिमेशन में जो आपका फीमर जो है यूज हो जाता होता है ना, फीमर की जो लेंथ है वो यूज होती है। आपके जो सालों के साहब होंगे उनके पास मान लो अगर आपकी लाश गई और फिर आपके ऐसे भी प्रति बनाते हैं, बोलते हैं कि सालों की बताओ कितनी है, हाइट कितनी है इस मरने वाले की। तो वो कहता है ना कि बॉस मरने वाला करीब 5-10 के आसपास था। ये किससे पता चलता है? तो फीमर का यूज होता है उसमें, हाइट एस्टिमेशन में, ध्यान रखना। फीमर सबसे अधिक भार वहन करने वाली हड्डी है। लार्जेस्ट लोड बियरिंग बोन है आपकी फीमर। तो ज़्यादातर जो आपकी चीज़ें अगर ज़्यादा लोड देती हैं तो आपको पता है कि हम बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाती है, हमें फेवर आ जाता है। तो फेवर जो है किसको आता है? फीवर, फीवर जो है आपका फीवर, फीवर आता है आपका फीमर को, ध्यान रखना ना, फीमर।
फीमर है जो हमें सबसे ज़्यादा जो फेवर भी हमें फीवर ही करती है ना, हमारे जो सबसे ज़्यादा मदद करती है वो फीमर करती है। और बुखार भी आपको पता है जो ज़्यादा लोड देते हैं उनको आ जाती है, तो फीमर ध्यान रखना। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसका श्रेय किससे दिया जाता है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 1897। जैसे थॉमसन ने, आपको पता है ये डिस्कवरी करी थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोगों द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, यानी कि किसका यूज किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने जो है डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, जे थॉमसन ने 1897 में। इसने सिद्ध किया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, इट प्रूव्ड दैट एटम्स आर डिविजिबल, है ना, कि वो आपके अविभाज्य नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, आपने देखा होगा वो तरबूज के आकार वाला जो था वो। यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो वो आपकी कितनी होगी, 9 गुना हो जाएगी, है ना। गतिज ऊर्जा वेग के समानुपाती होती है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो गतिज ऊर्जा वेग के जो वर्ग होता है ना उसका, उसकी समानुपाती होती है, ध्यान रखना। जब आपका वेग 3 गुना होगा तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसका तीन, अगर आप 3 गुना तो 3 का आप स्क्वायर कर लो तो 9 हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगी, है ना। वैन वेलोसिटी बिकम्स 3 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3 स्क्वायर, यानी 9 टाइम्स। यही कारण है कि तेज गति की दुर्घटनाएं अधिक घातक होती है, दिस एक्सप्लेन्स वाई हाई स्पीड एक्सीडेंट्स आर मोर डेंजरस। ज़्यादा स्पीड में आपके एक्सीडेंट होते हैं ना, उसके कारण मतलब ज़्यादातर आपकी देखते हो कि बहुत खतरनाक होते हैं, इसी कारण काफ़ी डेंजरस होते हैं। काइनेटिक एनर्जी का आपका जो फॉर्मूला क्या है वो हाफ एम वी स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी की जो इकाई है वो आपकी यूनिट जो है जूल है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 9। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विच विटामिन इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। आपका विटामिन के, ये इसकी आपकी ज़रूरत होती है अगर आपका कहीं से खून निकल रहा है ना, तो खून वो रोकने के लिए, थक्का जमने के लिए विटामिन के जो है उसकी आपकी आवश्यकता होती है, वो होना चाहिए। अगर विटामिन के नहीं है तो फिर आपका खून बहता रहेगा और फिर आप RIP, है ना, रेस्ट इन पीस। विटामिन के थक्के बनाने वाले कारकों के संश्लेषण में सहायक होता है, विटामिन के हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो उसमें आपका इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, डिफिशियंसी कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर आपके बॉडी में विटामिन के नहीं है तो फिर गए आप तो काम से, क्योंकि मास्टर हम तो गए, अगर एक भी सुई लग गई आपको फिर वो खून जमेगा नहीं, बहता ही चलूं, तो फिर वो बहता ही चलता है आपका खून। नवजात शिशुओं को रक्तस्राव रोकने हेतु विटामिन के दिया जाता है, विटामिन के इज गिवन टू न्यूबॉर्न्स टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो आपके जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं उन्हें विटामिन के देते हैं ताकि आपका खून ज़्यादा ना बहे। यह वसा घुलनशील विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है आपका, ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो उसमें आपको देखने को मिलता है विटामिन के। मार्च में प्रकाशित विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है, यानी कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2025 वाली, जो मार्च में पब्लिश हुई है, वो किस, उसमें इंडिया की रैंक क्या है, तो 126 है, ध्यान रखना। फिनलैंड इसमें फर्स्ट आया है, इंडिया जो है 126 स्थान पे है। ये रिपोर्ट जो आपका संयुक्त राष्ट्र SDG नेटवर्क जो है वो इसे पब्लिश करता है, यानी कि आपका यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये इसे पब्लिश करता है। इसमें आपकी GDP, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और सामाजिक समर्थन शामिल है। किस आधार पे आपकी ये तैयार करते हैं ये, तो इसके पैरामीटर क्या क्या हैं, GDP, हेल्थ, फ्रीडम और सोशल सपोर्ट, कि आप कितने आपको फ्रीडम दी जा रही है ना, आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो आपका वहाँ का कैसा है, सोशल सपोर्ट कितना है लोगों का, सब इसमें देखते हैं। फिनलैंड फर्स्ट आया इसमें। उड़ीसा का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं, तो ब्लैक पेगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर, ध्यान रखना, हाँ, इसे बोलते हैं ब्लैक पेगोडा। जो आपके यूरोपीय जो आपके नाविक थे उन्होंने इसका नाम दिया था, कोणार्क सूर्य मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल से ब्लैक पेगोडा। अगर मैं बात करूँ मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पे है, मोढेरा सूर्य मंदिर, तो ये कहाँ पे आपका गुजरात में, ध्यान रखना, गुजरात, गुजरात में आपका। और रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे आपका, ये बताओ मेरे को, रणकपुर जैन मंदिर, जैन मंदिर ये कहाँ पे आपके, ये आपके राजस्थान में है, ध्यान रखना, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में, राजस्थान। और बात करें खजुराहो के मंदिरों की, जो चंदेल शासकों ने बनाए थे, खजुराहो के मंदिरों की, खजुराहो के मंदिर, तो ये कहाँ पे आपके, ये आपके मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, MP में, MP मध्य प्रदेश में है आपके खजुराहो के मंदिर, टेम्पल एंड खजुराहो टेम्पल्स, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहते हैं, यूरोपीय नाविक इसे नौवहन चिन्ह के रूप में उपयोग करते थे, यानी यूरोपियन सेलर्स यूज्ड इट एज ए
नेविगेशनल लैंडमार्क, भैया यहाँ से हमें किस डायरेक्शन में जाना है उसका यूज करते थे ना। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यूनेस्को साइट है ये, 1984 में इसे डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 1984 में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एशियाई कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एशियन टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे जो पहले भारतीय और एशियाई थे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले। साहित्य में इन्होंने मिला था, कब मिला था? 1913 में, है ना, 1913 में। किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए, है ना, गीतांजलि के लिए ना मिला था, गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने दो देशों के राष्ट्रगीत लिखे हैं, नेशनल एंथम, दो देशों के राष्ट्रगीत कौन कौन से? राष्ट्रगान, सॉरी, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। एक तो आपका इंडिया का जन गण मन राष्ट्रगान, जन गण मन, ये आपका भारत का हो गया, भारत। एक बांग्लादेश का, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, आमार सोनार बांग्ला। ये किसका है? ये आपका बांग्लादेश का, ध्यान रखना, बांग्लादेश उसका है, ठीक है। वही बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ और चीज़ों की, तो इन्हें मतलब 1915 में, 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी थी। किसने दी थी? नाइटहुड का टाइटल था, नाइटहुड का, वो किसने दिया था? अंग्रेजों ने। नाइटहुड का टाइटल दिया था अंग्रेजों ने, हाँ, टाइटल, ठीक है, ये टाइटल इन्हें मिला था, अंग्रेजों ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। इन्होंने वापस कर दिया 1919 में, वापस कर दिया, वापस कर दिया। क्यों कर दिया? जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में कर दिया कि ये आपकी मनमानी है सर, नहीं चाहिए आपका सम्मान। तो वो जो तेरे नाम मूवी में, तेरे नाम ही है ना वो, उसी में बोलते हैं ना सलमान खान की, ले रे, ले तेरा दूध, ले तेरा ब्रेड नहीं पीना, है ना। तो वैसे इनका ले तेरी उपाधि नहीं रखना, है ना, डाल ले इसको वापस कहीं पे। तो 1919 में, 1919 में वापस कर दिया था इन्होंने नाइटहुड का जो टाइटल है वो। सलमान रुश्दी आपको पता है कि नाइफ इन्होंने लिखी, ठीक है, सैटानिक वर्सेस इन्होंने लिखी। आर के नारायण आपको पता है कि मालगुडी डेज इन्होंने लिखी, मालगुडी डेज इनकी फेमस, आपको पता है सीरीज है मालगुडी डेज। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल मिला गीतांजलि के लिए, और पहले एशियाई नोबेल जो आपको पता है पुरस्कार विजेता थे वो, जिन्हें ये मिला। और भारत और बांग्लादेश दोनों के इन्होंने नेशनल एंथम लिखे। हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द प्रीमियर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो कहाँ का है आपका हॉर्नबिल? तो नागालैंड का, ऑप्शन सी, है ना। आपका जो नाग है वो कहाँ रहता है? बिल में रहता है ना, तो आपका नाग बिल में रहता है, हॉर्नबिल नागालैंड में, ठीक है। और अभी आपको पता है कि एक रील भी काफ़ी वायरल हुई थी, नागालैंड की एक कोई मिनिस्टर थे, तो उनसे आपका ये ब्लॉगर बोलता है कि जी सर, मैं आप सर, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं ज़रूर इस बार हॉर्नबिल के टाइम जो है नागालैंड आऊँगा। तो वो बोलते हैं कि भैया वो हॉर्नबिल नहीं है, वो हॉर्नबिल है, ठीक है, तो नागालैंड में है ये। और कब मनाते इसे? 1 से 10 दिसंबर के बीच, 1 से 10 दिसंबर के बीच इसे मनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं हॉर्नबिल को? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, यानी कि आपका जो त्योहारों का त्यौहार, है ना, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है, वो इसे बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है, फेस्टिवल्स ये से बोलते हैं। बाकी फ्लेमिंगो कहाँ मनाता है आपका? फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ मनाते हैं? फ्लेमिंगो, ये आपका कहाँ मनाते हैं फ्लेमिंगो? ये मनाते हैं आपका आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नागालैंड का बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल ही है, हर साल आपका एनुअली 1 से 10 दिसंबर के बीच से मनाते हैं, जनजातीय विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देता है ना। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी से बोलते हैं। और ये जो आपकी कल्चरल हेरिटेज है उसे आपका जो है, और टूरिज्म जो है, ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज, उसे ये बढ़ावा देता है। 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य किस भूकंप प्रभावित देश की सहायता करना था? ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च्ड इन 2025 वाज एम्ड एट असिस्टिंग विच अर्थक्वेक हिट कंट्री? तो म्यांमार जो है उससे सपोर्ट करने के लिए, जो भूकंप में लोग थे उन्हें बचाने के लिए आपका ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना, मानवीय सहायता के लिए शुरू किया गया था, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, कि भैया जो लोग वहाँ परेशानी में बचाने के लिए। ये म्यांमार को भीषण भूकंप के बाद सहायता देने हेतु था। इट असिस्टेड म्यांमार आफ्टर ए डेवस्टिंग अर्थक्वेक। यह भारत की पड़ोसी प्रथम नीति को दर्शाता है, इनकी नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है इंडिया की, उसे रिफ्लेक्ट करता है। मार्च 2025 में से लॉन्च किया गया। जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि चेयरपर्सन ऑफ इसरो, तो आपके एस सोमनाथ को किया गया था, ध्यान रखना। और बात करें 13-14 जनवरी की, 13-14 जनवरी की, है ना, 13-14 जनवरी की 2025 की, तो उस टाइम कौन बन गए थे फिर आपके बन गए थे वी नारायण, टाइम आपके बन गए थे वी नारायण, ठीक है। लेकिन जनवरी अगर शुरुआत की बात करें तो आपके एस सोमनाथ थे।
आदित्य L1 मिशन और गगनयान जो है उसमें आपको बताया इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इन्होंने लीड किया है, ठीक है। हु वॉज द चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2025? 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपके प्रोबोवो सुबियांतो थे, ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा। ना तो आपके लुल्ला डी सिल्वा थे, ना जो बाइडेन थे, ना इमेनुअल मैक्रो थे। इमेनुअल मैक्रो कहाँ के हैं? तो फ्रांस के हैं, ध्यान रखना उनका, फ्रांस के। तो प्रोबोवो सुबियांतो जो है वो आपके चीफ गेस्ट थे 2025 में। ये कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, है ना, प्रेसिडेंट, ठीक। और एक फैक्ट आपका ये भी बनता है कि जो प्रथम आपका आपका था ना वो गणतंत्र दिवस, उस टाइम पे फर्स्ट आपका जो गणतंत्र दिवस था उस टाइम आपके कौन थे अतिथि? वो भी आपके फर्स्ट कौन थे चीफ गेस्ट? वो भी उस टाइम सुकर्णो थे, सुकर्णो। वो भी आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, है ना, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट, ठीक है। जो आपका फर्स्ट रिपब्लिक डे था उस टाइम पे, रिपब्लिक डे, उस टाइम भी आपका चीफ गेस्ट थे वो आपके सुकर्णो थे, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 2025 में मुख्य अतिथि है। भारत इंडोनेशिया संबंध रणनीतिक और समुद्री हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक और मैरीटाइम फोकस्ड है। इंडिया और इंडोनेशिया के जो संबंध है वो, ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति को दर्शाता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की, भैया पूर्व की ओर हमें काम करना है, जो पूर्व में है इंडिया के, इंडोनेशिया और आपके जो कंबोडिया वियतनाम वगैरह, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। 2024 में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट विकसित किया? Which country developed Lignosat, the world's first wooden satellite in 2024? तो किसने किया? लकड़ी का उपग्रह, जा लकड़ी ले ले, है ना, जा लकड़ी ले ले भाई, तो जापान। जा पड़ी लकड़ी ले ले, तो पड़ी लकड़ी कौन लेता है? जाके, जाके लेनी पड़ती है ना भाई। अब ये तो है नहीं कि लकड़ी तुम्हारे पास चल के आएगी, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा और लकड़ी लेनी पड़ेगी। तो वह लिग्नोसेट उसका नाम है, जो लकड़ी का पहला उपग्रह है, जापान ने इसे तैयार किया, ध्यान रखना। लिग्नोसेट दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है। लिग्नोसेट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। अंतरिक्ष में टिकाऊ सामग्री का परीक्षण करता है। टेस्ट सस्टेनेबल मटेरियल्स इन स्पेस, कि भैया यहाँ पे क्या क्या चल सकता है उससे सारा ये टेस्ट करता है स्पेस में। अंतरिक्ष मलबा प्रदूषण कम करना, रिड्यूस स्पेस डेब्रिस पोल्यूशन, इसलिए लकड़ी का बनाया इन्होंने। जैक्सा और क्योटो विश्वविद्यालय ने इसे विकसित किया, जापान में, ध्यान रखना। क्योटो यूनिवर्सिटी और जैक्सा ने, जो जापान की आपकी स्पेस एजेंसी है उसने। 2025 में शुरू किए गए ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? इसे पोर्टल, यानी आपका जो ज्ञान भारतम पोर्टल है उसका, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च्ड इन 2025? ऑप्शन बी, मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कंजर्वेशन, पांडुलिपि विरासत संरक्षण। भारत में काफ़ी सारी पांडुलिपियाँ जो हाथों से लिखी गई है ना, जो करीब 75 साल से पुरानी जो भी हैं उन्हें पांडुलिपि कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। तो भारत में करोड़ों हैं, है ना, करोड़ के सब आसपास है, तो उन सब का संरक्षण करना, है ना, तो वो आपका ज्ञान भारतम मिशन। भारत में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि, यानी मोर देन 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों को संरक्षण करना इसका काम है। डिजिटीकरण और सूचीकरण शामिल है, इंक्लूड्स डिजिटाइजेशन एंड कैटलॉगिंग, तो इसका ये काम है सूचीकरण करना उन्हें और डिजिटलकरण करना, ठीक है। जून 2025 तक स्मार्ट सिटी मिशन ने कितने वर्ष पूरे किए? यानी कि एज ऑफ जून 2025 द स्मार्ट सिटीज मिशन हैज़ कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स? तो 10 साल पूरे कर लिए इसने, क्योंकि आपका कब शुरू हुआ था? ये 2015 में शुरू हुआ था जन, अभी 25 चल रहा है, तो ये आपका 10 साल इसने पूरे किए, ध्यान रखना, स्मार्ट सिटी मिशन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। जून 2025 में 10 वर्ष पूरे हुए, 2015 में ये शुरू हुआ था, और सतत शहरी विकास पर केंद्रित है, फोकसेस ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम किस भारतीय शहर में स्थित है? द फेमस वानखेड़े स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? तो वो मुंबई में है, आपको पता है, वानखेड़े वाला, है ना। आपका जो प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम है वो मुंबई में है। 2011 का वर्ल्ड कप यहाँ पे, आपको पता है, वर्ल्ड कप फाइनल, फाइनल जो है यहाँ पे हुआ था, किसके बीच हुआ था वो? इंडिया वर्सेज श्रीलंका, ठीक है, इंडिया वर्सेज श्रीलंका, इनके बीच हुआ था ये, श्रीलंका और इंडिया के बीच। इसमें आपको पता है कि इंडिया की जीत हुई थी, इंडिया इसमें जीत गया था, 2011 की बात है। तो वो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम वहाँ हुआ था। चेन्नई में कौन सा चेपॉक स्टेडियम है? आपको पता है, चेपॉक, ठीक है, चेपॉक। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में वो है ना, क्या नाम है उसका, इन्हें भी याद नहीं आ रहा। ईडन गार्डन, हाँ ईडन गार्डन कोलकाता में ही है ना, मेरे सब कोलकाता में ही है, हाँ, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन है आपका, ईडन गार्डन कोलकाता में। और बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी है, आपको पता है, चिन्ना स्वामी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये आपकी स्टेडियम है ना, ध्यान रखना, चिन्ना स्वामी। जयपुर में मान सिंह स्टेडियम, ठीक है, ये आपका मुंबई क्रिकेट संघ के स्वामित्व में है, ऑन्ड बाय मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? ये आपकी रिसेंटली थी, अभी हाईलाइट
मतलब काफ़ी चर्चा में थी। तो एस जयशंकर ने ये पुस्तक लिखी है कि वाई भारत मैटर्स। ठीक है। शशि थरूर ने काफ़ी पुस्तकें लिखी है, कौन कौन सी, जैसे एक तो वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। ठीक है। और द ग्रेट इंडियन नॉवल, द ग्रेट इंडियन नॉवल, यानी कि महान, द ग्रेट इंडियन नॉवल इन्होंने लिखी जो महाभारत पे है नॉवल। ठीक है। ये इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है शशि थरूर की, और भी हैं काफ़ी। नरेंद्र मोदी, आपको पता है, अमित शाह, ये भी नरेंद्र मोदी तो अभी पीएम है, और अमित शाह आपको पता है कि अभी होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर। ठीक है, होम मिनिस्टर है। ठीक है। और शशि थरूर की पुस्तक आ गई, वाई आई एम हिंदू, द ग्रेट इंडियन नॉवल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, ये भी इनकी, डार्कनेस, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, एम्पायर इन इंडिया। ठीक है। तो ये शशि थरूर जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें आपकी, इंडिया पैक्स इंडिका इन्होंने लिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी शशि थरूर जी की। ठीक है। और इसके अलावा एन एरा ऑफ डार्कनेस तो है इनकी। एन एरिया ऑफ डार्कनेस अगर आपसे पूछ ले तो वो किसकी है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, तो वो आपकी है वी एस नॉयपॉल की। ठीक है, डार्कनेस, तो वो किसने लिखी है आपकी, वी एस नॉयपॉल जी ने। ठीक, ये वी है यहाँ पे ना, वी। ठीक। और ये सारी पुस्तकें जो है शशि थरूर जी की हैं तीनों, है ना। भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है आपकी 108वीं, वेयर वॉज द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस हेड, तो ये नागपुर में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नागपुर यूनिवर्सिटी में आपके आयोजित हुई, और सतत विकास और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित थी। इसकी थीम क्या थी, फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। और इसमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, ये आपकी जो विज्ञान कांग्रेस है वो। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों में भारत की स्थान क्या है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज। तो भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक जो है आपकी फिफ्थ है ना, फिफ्थ। ठीक है। कहीं कहीं आपको थर्ड भी देखने को मिलती है, लेकिन फिफ्थ है इसमें। फर्स्ट आपका चेड रिपब्लिक है, फिर आपकी पाकिस्तान बांग्लादेश, फिर आपको पता है एक और है, फिर आपका इंडिया आता है। ठीक है, फिफ्थ रैंक है इंडिया की। यहाँ आपकी पांचवा कर लेना, है ना, पांचवा सबसे प्रदूषित देश रहा है। इसका जो है उच्च PM 2.5 इसका स्तर देखने को मिलता है आपको। और वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष लाखों मौतें होती हैं, ध्यान रखना। 2024 में प्रकाशित किस वैश्विक सूचकांक में भारत को 105वां स्थान मिला। इंडिया वॉज रैंक्ड 105th इन विच ग्लोबल इंडेक्स पब्लिश्ड इन 2024। तो वो किस में है आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत जो है 105वें स्थान पर है, ध्यान रखना ना। 5 उंगलियों से हम निवाला नहीं खा पा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आपका 105वां स्थान मिला है। भारत ने 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा। इंडिया रैंक्ड 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा ये प्रकाशित होती है, वैसे पब्लिश करते हैं। अल्प पोषण, बाल श्रृणता और मृत्यु दर जो है, में ये सारे पैरामीटर इसमें देखते हैं, यानी कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, मोर्टेलिटी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके आधार पर ये बताते हैं कि भैया कितना कम भोजन मिल रहा है, कितने ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के आधार पर ये रैंक देते हैं। ये आपका फर्स्ट लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर आपकी अच्छा इस पर रिस्पॉन्स रहता है और आपको अच्छा लगा ये लेक्चर, तो बता देना मेरे को कमेंट में किस तरह से कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। तो आपकी जैसी इच्छा होगी उस हिसाब से हम करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे अगर आप कहते हैं तो। बाकी और इंपॉर्टेंट क्लास आती रहेंगी आपके एग्जाम के लिए, जो आपके अपकमिंग एग्जाम है सभी के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।